खिला है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। तो सभी पेरेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बार वापस हम सॉन्ग सुनेंगे, चड्डी पहन के फूल खिला है। अब उसने पहन ली चड्डी। कोई नया नहीं, कोई नया सॉन्ग दूसरा है ऑप्शन में। नहीं, एक बार ये वाला मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इससे क्या है कि हमारा बचपन जो है ना, वो हम हमारी बचपन की मेमोरी में जाते हैं। तो नयन भाई प्लीज आप एक बार फिर से बजाएंगे। जाते हैं, अच्छा लगता है। मुगली को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश हमें भी इस तरह जंगल में रहने का मौका मिलता, प्राणियों के साथ बातचीत कर सकते। हाँ, गिलहरी मेरी फ्रेंड होती, वो मेरी तबीयत पूछने आती, कितना अच्छा लगता। और शायद भूल से शेर खा जाता तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता। तो सभी पेरेंट्स का एक बार फिर से पेरेंटिंग फॉर पीस परिवार में स्वागत है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जिनके वहाँ बैंडविड्थ स्ट्रॉन्ग है वो अपना वीडियो ऑन करे। हम चाहेंगे कि जैसे हमने पिछली बार आपके घर के फूलों के दर्शन किए थे, तो हम फूलों के माली के भी दर्शन करना चाहते हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी माली अपने बगीचे के फूलों के लिए अपने वीडियोस ऑन करें, अगर बैंडविड्थ अच्छी है तो। थैंक यू उदय जी। उसको आजकल बागबान भी बोलते हैं। अच्छा, बागबान भी कहते हैं, सही बात है। थैंक यू सुभाष भाई। थैंक यू रीटा जी। माली और मालन। थैंक यू हिमांशु जी। थैंक यू प्रणय जी। थैंक यू प्रशांत भाई। तो आप सभी को नमस्कार। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग है ना, आई थिंक जब तक बाकी सब ज्वाइन कर रहे हैं, वैभव भाई एक बार सीक्वेंस थोड़ा हम पेरेंट्स को अपडेट कर दें कि हम किस तरह से आज प्रोसीड करेंगे, सो दैट वी कैन फिनिश ऑन टाइम आल्सो एंड सबके क्वेश्चंस भी हम आंसर कर सकें। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले एक बार हम जो लोग आए हैं उनको याद करवा ले, लास्ट टाइम का हमारा असाइनमेंट क्या था। हाँ, तो क्या है कि वो ग्रुप ग्रुप में जाए तो पेरेंट्स को ही पूछते हैं। हाँ प्लीज, पेरेंट्स को ही पूछे। हाँ, कौन हमारा असाइनमेंट क्या था, ऐसा कोई पेरेंट्स बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करते हुए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। प्रणय जी ने हाथ खड़ा किया है। प्रणय जी आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। उनको आई थिंक होस्ट को अनम्यूट करना पड़ेगा। प्रणय जी को कौन अनम्यूट कर सकता है? हाँ प्रणय जी बोलिए। प्रणय जी आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, शायद बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है। आप सिर्फ असाइनमेंट के बारे में बोलिए, आप वीडियो बंद कर दीजिए। आई थिंक उन्होंने म्यूट हो गए। और कोई पेरेंट्स बता सकता है हमारा असाइनमेंट क्या था पिछले टाइम का? लास्ट मंगलवार को हमने असाइनमेंट क्या दिया था? पीयूष भाई, वुड यू लाइक टू ट्राई? यस, हाँ पीयूष भाई बताएंगे। यस पीयूष भाई अनम्यूट नहीं हो रहा है वो। एक मिनट, थोड़ा देखना पड़ेगा। नयन भाई जी, उसको मतलब ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। पीयूष भाई हाँ आप हो गए। हेलो, हाँ पीयूष भाई बोलो। यस, हमारा प्रोजेक्ट ये था कि लास्ट वीक में
बच्चे ने हमसे क्या डिमांड किया और उसको हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, मतलब किया तो किस हैप्पीली किया, अगर किया है तो किस फैमिली मेंबर्स के मतलब साथ में थे सब लोग, ये तो हमको राइट डाउन करना था और कितना कौन कौन सी डिमांड थी उसकी लिस्ट आउट करना था। तो ये बात वंडरफुल। बहुत बढ़िया। और आपका फूल तो एकदम आपके कंधों पे चढ़ गया है। I know, so cute. Okay. हाँ। तो पेरेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है वो किस तरह से रहेगा उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ आवाज आ रही थी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो नयन भाई, ग्रुप शेयरिंग हम करेंगे और हमें अलग अलग रूमों में डिवाइड किया जाएगा। पीयूष भाई ने जैसे ही बताया, मैं स्वाति बहन को एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वापस बाकी पेरेंट्स के लिए रिपीट कर ले कि ग्रुप में शेयरिंग क्या करना है लास्ट टाइम के असाइनमेंट के हिसाब से। ओके, तो जो हमने असाइनमेंट में भेजा था उसमें बहुत स्पेसिफिक था कि आपको खाली आपके बच्चे ने क्या चीज मांगी या क्या सिचुएशन में उसने जिद की किसी बात के लिए, तो वो 1-2 लाइन में डिस्क्राइब करना था। फिर सेकंड कॉलम में कि आप उस टाइम आपके बच्चे के साथ अकेले थे या कोई आसपास में थे लोग। थर्ड कॉलम वॉज कि आपने उसको हाँ बोल दिया या ना बोला। अगर हाँ बोला तो आपने खुशी खुशी हाँ बोला या उसमें कहीं ना कहीं आप अपसेट थे या बस गिव इन कर दिया कि ले लो। और अगर ना बोला तो क्या आपने उसको ऑप्शंस दिए, कुछ उसके बदले में कुछ और सिचुएशन या कुछ और चीज या कुछ और ऑप्शन उसको ऑफर किया करें। तो पीयूष भाई ने मोस्टली सब पॉइंट्स बोल दिए थे, खाली एक लास्ट ये था कि अगर ना बोला तो आपने उसको कोई ऑप्शन दिया है कि। एंड शेयरिंग के दौरान मे बी अगर आप एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में नहीं भी जा सके तो एटलीस्ट अगर आपके बच्चे ने किसी बात के लिए जिद करी है या रूटीनली आपको उसको मैनेज करने में किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में तकलीफ हो रही है तो आप आराम से शेयरिंग करिए। एंड अगर शेयरिंग के दौरान वो छोटे ग्रुप में हम आंसर नहीं कर पाए तो हम कॉमन ग्रुप में भी ले लें, ठीक है। बढ़िया। और 2-3 पेरेंट्स के क्वेश्चन भी ग्रुप में आए हैं तो उसको भी हम जब ग्रुप में से बाहर आएंगे तो हम लोग उसको भी एड्रेस करेंगे। एक्सेप्टेंस सेमिनार के भी कुछ एक सवाल थे, पिछली बार काफी सवाल आए थे, उसमें जो अधूरे रह गए हैं वो सवालों को भी हम लेंगे और हम सलीम भाई से पूछेंगे। सर अगर हाजिर है तो सलीम भाई और सर दोनों उसका जवाब देंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वांट ऑल पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड के हर एक टॉपिक, पेरेंटिंग फॉर पीस का हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये कड़ी में ही उसको ले। सो एक्सेप्टेंस ये पेरेंटिंग स्टाइल में भी आएगा, एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन भी पेरेंटिंग स्टाइल में आएगा। पेरेंटिंग स्टाइल में कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उनको कंपार्टमेंट में मत बांटिए, उसको आप फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक लिंक करके रखिए, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। सही है एकदम। और जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर है जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो जस्ट टू बिगिन विथ हम ग्रुप में जाए, अलग अलग रूम में जाए, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये मंगलवार से लेके आज तक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें से आप में से कितने पेरेंट्स जो है उन्होंने ये 3 दिन में वो पेरेंटिंग स्टाइल से बच्चों को और अपने आप को देखना शुरू किया और वो अनुभव किया। अगर किया है तो आप अपना थंब हमें दिखा सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा पता चले कि किस तरह से आप सबने वर्कआउट किया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू गीता जी। हाँ, ओके, थैंक यू। तो हम चाहेंगे पायल जी, सुभाष जी के ड्यूरिंग दिस ग्रुप रूम कन्वर्सेशन, रूम शेयरिंग, तो आप अपना अनुभव भी शेयर करें जैसे अभी स्वाति बहन ने बताया है। तो नयन भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें अलग अलग रूम में ले जाए और हम अपना शेयरिंग शुरू करें। फिलहाल 38 ड्यूरेशन कितना होगा? 30 मिनट्स। हम कितने ग्रुप्स बना रहे हैं? अगर कम लोग हैं तो हम कम टाइम 38 है। हाँ, तो हमने 4 रूम बनाया है अभी। ओके, तो हर एक रूम में 9 लोग आ सकते हैं। तो शायद आधा घंटा नहीं लगे। आधा घंटा ज्यादा रहेगा।
20 minutes I think से we should stop at 20 minutes. ओके ओके, है ना? तो 9 लोगों को आप अलग अलग ग्रुप में कीजिए। Yes. ठीक है, 9 in each group. Thank you नयन भाई। या ओके नयन भाई, थैंक यू। ठीक है, मैं अभी डिवाइड कर रहा हूँ सबको, ठीक है। हाँ See you all in some secret passages. हाँ, तो आप अभी दूसरे हम सब अभी कोई और एक रूम में मिलेंगे। सो ब्रेकआउट 2 है। मैंने अपना रूम ज्वाइन Hi here. हेलो मैम। Hi. अरे यहाँ तो केविन और तुम आ गए हो। Hi मोरी मोजीना। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मणि मणि मैडम, मणि मैडम। मणि, ओके। कॉल में मणि होती। नहीं, लेकिन मुझे आपका पूरा नाम भी अच्छा लगा था, आपने पिछले बार बताया था ना। मणि मोरी। हाँ, मणि मोरी। या करेक्ट बोलेंगे, करेक्ट। मणि मैडम बोलेंगे, लेकिन मुझे आपका पूरा नाम भी अच्छा है। हाँ, because nobody pronounce it correctly, that's why I told you. Yes, yes. वेलकम केविन। ओके, तो पेरेंट्स, जैसे स्वाति बहन ने बताया, आप में से जिन्होंने भी ये 4 दिन के दौरान पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर कुछ ऑब्जर्व किया है एज अ पेरेंट, है ना, और कुछ एक्शंस लिए हैं, एनीथिंग, तो आप अपना शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि पेरेंटिंग स्टाइल आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया था लास्ट ट्यूसडे? कैन यू रेज योर हैंड? उदय भाई, कितकी जी आपने अटेंड किया था? सुभाष भाई की ओर से नहीं, मैं नहीं कर पाई थी अटेंड। अच्छा, आप नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। कितकी जी आपने अटेंड किया था? हेलो, वैभव भाई, नहीं किया था मैंने तो। अच्छा, आपने भी नहीं किया था। रीटा जी? हाँ। आपने अटेंड किया था। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तो बात हो सकती है। वो माइक वाला जो बटन, हाँ बोलिए आप। हाँ यस सर, किया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। मॉक्सी जी? अच्छा, वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ओके, ठीक है, मैं उनको, अच्छा ओके, ठीक है। तो देखिए, एक उदय जी है और रीटा जी है जिन्होंने ये अटेंड किया था। मॉक्सी जी का जवाब के मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने आपको अनम्यूट किया, मैं नहीं कर सकता आपको, ठीक है, फाइन। तो उदय जी आप कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि केतकी जी है, सुभाष भाई के वहां से, उन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो हम क्या है कि ये सेशन में थोड़ा अपना शेयरिंग भी रखेंगे और बाकी जो 2 लोग नए जुड़े हैं उनको भी थोड़ा समझाएंगे। प्लीज अनम्यूट कीजिए उदय जी। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा, मतलब मैंने जो फील किया विद इन अ वीक, वो मुझे बताना है ना सर? हाँ, थोड़ा आप पहले वो बताए, जैसे 4 बात बताइए कि भाई आपके बच्चे ने कुछ डिमांड की है, आपका रिस्पॉन्स कैसा था, राइट? फिर आपने कोई ऑप्शन दिया, ऑप्शन है ना, ऑप्शन दिया, नहीं दिया, कैसे दिया, मन में क्या हुआ, तो व्हाटएवर है ना, जो भी हुआ उसमें आपके भीतर क्या हुआ और आपने किस तरह के एक्शन लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको, उसी दिन जब ये अपना सेशन खत्म हुआ, उसके बाद जो क्ले लेके हम लोग बैठे थे, ओके, वही उसने डिमांड किया एट अ टाइम। तो पहले एक्चुअली और 3-4 कलर थे, तो उसको मिक्स करना था सब। तो मैंने उसको क्या किया कि पहले उसको मना किया
कि नहीं ये नहीं लेना है, इसे हम कल खेलेंगे, मगर वो मान नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि मैं तुझे आज एक कलर देता हूँ, दूसरा कलर कल दूंगा। तो वो थोड़ा मान गया, मगर दूसरे दिन उसको याद था तो उसने तुरंत दूसरा कलर मेरे पास दूसरे दिन मांगा, और उसे पता भी था कि मैंने कहाँ पे रखा है। तो वो मुझे वहां पे लेके गया और मुझे बोला कि यहाँ से दूसरा दो। तो आपने दिया? हाँ मैंने दिया उसको, मगर कैसा था कि अभी आप जानते हैं कि लास्ट 3 महीने से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस सबका बढ़ा हुआ है। तो वो टाइम पे जब भी उसने अचानक से डिमांड किया ना, और मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि वो करने नहीं वाला था, उसको क्या थोड़ी ऐसी आदत है कि वो सब कुछ चीजें मुंह में डालता है, तो मैं उसको इसलिए देना नहीं चाहता था, मगर वो मान नहीं रहा था। वो 2 साल और 6 महीना, मतलब 2.5 ईयर का है। ओके। मगर वो मान नहीं रहा था ना, इसके लिए मैंने उसको दिया, मगर ये उसको एक ऑप्शन दिया कि आज एक ही कलर दूंगा और सोने के टाइम पे वो मुझे वापस दे देना, उसके बाद हम लोग खेलेंगे कल। तो वो माना थोड़ा, मगर जब भी उसने डिमांड किया ना, तभी मेरे टाइम मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत गुस्सा जैसा हो गया था कि नहीं, ये जो चीज नहीं देखता है तुरंत मांगता है, जबकि वो उसको भी पता है कि मैं उसको मना करता हूँ कि मुंह में नहीं डालना है या उससे अभी नहीं खेलना है, अभी हमारा सोने का टाइम है, मगर वो नहीं समझ रहा था। तो मैंने उसको दिया, मगर ये ऑप्शन के साथ दिया कि सोने के टाइम उसको मुझे वापस देना है। ओके, फिर उसने दिया था सोते समय आपको वापस? हाँ, वो उसने सोने के टाइम पे मुझे दिया और बोला कि आप ये रख दो, कल मुझे 2 देना और एक कलर भी दे देना, ऐसा। ओके, बढ़िया। फिर दूसरे दिन उसने मांगा था वापस? हाँ, दूसरे दिन सुबह उठ के सबसे पहला काम उसका वही था, क्योंकि छोटे बच्चों की मेमोरी अपने से ज्यादा शार्प है। अच्छा, और आपने दे दिए? दूसरा कलर मैंने कबर्ड में रखा था, उसको बताया, कम से कम 4-5 बार उसको बताया कि ये तू ले, मगर मिक्स नहीं करना है दोनों कलर, और खाना भी नहीं है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि उसको सारे कलर दे देते हैं। मैंने बोला सारे नहीं देना है, क्योंकि वो मिक्स करेगा ही। सुबह तो फिर उसको दूसरा कलर ही मिला, मगर शाम होते होते पूरे सारे 7 के 7 कलर मिल गए और उसने मिक्स भी कर दिए। बढ़िया। और आपका फिर रिएक्शन क्या था या रिस्पॉन्स क्या था मिक्स कर दिए तो? मतलब वो 7 कलर मिक्स करने के बाद मैंने उसको बताया कि ये तूने किया, इसके बाद मुझे लग रहा है कि तू ये अभी क्ले से खेलने नहीं वाला है और ये अभी अपने काम का नहीं है, क्योंकि पूरा जो डार्क कलर था वो पूरा ब्लैक हो गया। हाँ। तो वो फिर उसने ही छोड़ दिया। मगर क्या था, उसको एक इंटरेस्ट उसमें ऐसा था कि मैंने जो वो शेप बनाया था ना क्ले से, जो भगवान की मूर्ति जैसा, वो बार बार मेरे पास वो लेके आ रहा था और बोल रहा था कि मुझे इससे भगवान बना के दो, भगवान बना के दो। अच्छा, ओके। वो उसको अलग अलग शेप बहुत पसंद आ रहे थे। तो फिर कल तो मेरी वाइफ ने उसमें से, हाँ कल नहीं परसों मेरी वाइफ ने उसमें से पूरी ABCD बना के उसको दिखा दी थी अलग अलग, और वो उसको दिया। 2 दिन खेला, आज दोपहर तक खेल रहा था, बाद में उसने सारे वापस वो मिक्स कर दिए कि अभी नया शेप चाहिए। बच्चा है तो वो तो डिमांड करेगा। हाँ, मगर वो थोड़ा है ना सर, वो जिद्दी है हर एक चीज में, और उसके बारे में पूरी नहीं होती ना तो। और हाँ, ऐसे सवाल भी आए हैं, तो ग्रुप में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे जब हम कॉमन में जाएंगे ना, क्योंकि ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, सबका सवाल है। अभी सिर्फ हम शेयरिंग की बात करेंगे। हाँ, इसके अलावा और कोई बात हुई जिसके ऊपर आपने ऑब्जर्व किया अपनी पेरेंटिंग स्टाइल को? जैसे कि आपका जैसे ही मन में रिएक्शन आया, गुस्सा आया, तो क्या आपने गुस्सा कर दिया था उसके सामने? नहीं, मतलब ये सेशन अटेंड करने के बाद वो ऐसे मानेंगे तो ड्रास्टिक चेंज है कि मेरा उसके ऊपर गुस्सा जो 100% था ना, वो ऑलमोस्ट 50-60% डाउन हो गया है। मतलब मैं चिल्लाता हूँ, और पहले मैं उसे ऐसे डांटता था, मगर अभी खाली मुंह से हल्का डांटता हूँ। अगर नहीं मानता है तो उसको छोड़ दे, मतलब थोड़ा इग्नोर करता हूँ, तो उसको ऐसा लगे कि मैं गुस्से में हूँ तो वो छोड़ देगा जिद, ऐसे। ओके, बढ़िया। मतलब आपने 50-60% अपने आप में बदलाव देखा है ना, गुस्सा नहीं करते, बहुत मतलब अच्छी बात है। सर 2-2.5 साल में ऐसे हो गया कि आप समझिए कि ये लास्ट 3 महीने में तो इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हो गया था, क्योंकि काम कुछ भी नहीं है, घर पे ही बैठे हैं। तो पिछले मंथ में तो ऐसे हो गया था, एक बार इतना गुस्सा आया था कि एक उसको मार भी दिया था मैंने गलती से गुस्से में ही। मगर उसके बाद मुझे खुद को पछतावा हुआ था वो टाइम पे कि वो कुछ कह नहीं पा रहा है, मगर अपना गुस्सा इतना है कि उसके ऊपर मैंने मार दिया था।
मगर इस बार ये जो चेंज है उसके बाद मैंने लास्ट मंगलवार मतलब समझिए ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज सैटरडे 4 दिन में गुस्सा बहुत कम हो गया मेरा। फिर जब आपने उसको मारा उसके बाद उसका आपके साथ व्यवहार कैसा था? उसका व्यवहार ऐसा है कि सर पूरे फैमिली में हम लोग 9 मेंबर है, उसको मिला के, उसका नाम युग है मेरे बेटे का नाम, जॉइंट फैमिली हम लोग 9 मेंबर्स है। किसी के भी पास वो गया और रोया रहेगा ना तो सबसे पहले मेरे पास ही आके शांत होता है। तो मैंने गुस्सा किया तो नेक्स्ट मिनट में वो मेरे पास ही था। मतलब एक हग और एक किस से वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो उसको पता है कि अगर वो दुखी है तो उसको कहाँ जाना है और वो आपके पास ही आता है। हाँ, राइट। बढ़िया। रीटा बहन, आप कुछ कहेंगे? हाँ, बोलो। हेलो सर। हाँ सर, मेरा बेटा 14 साल का है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अभी इस सेशन में हमारी बात हुई थी कि डिमांड की बात हुई थी, तो सच्ची में बताऊं सर, उसकी तो डिमांड ही होती है हर एक चीज पर। अभी का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी स्कूल चालू नहीं है, फिर भी उसको जो चीज नेसेसरी नहीं है ना वो ही चाहिए। देखो, कंपास बॉक्स लेना है, पेड लेना है, नोटबुक से तो 7 सब्जेक्ट है तो 7 की चलेगी, नहीं मुझे डजन ही चाहिए, 12 ही चाहिए, ऐसे उसकी जिद होती है। लेकिन इस बार तो मैंने उसको लाके तो दी सर, लेकिन मेरा मन नहीं था उसको देने का कि मैं ना लाऊं, ये जरूरी नहीं था। पर लेकिन सर क्या बात है, मेरा प्रश्न क्या है कि उसको क्या उसको दुख नहीं होता है? हाँ, उसको दुख नहीं होता है कि मैंने ये जरूरी नहीं है फिर भी मैंने ये चीज मंगवाई है, उसको उस बात का दुख नहीं होता। मैं उसको समझाती हूँ बेटा अभी इस चीज की जरूरत। हाँ, ओके। तो अभी वो कौन से स्टैंडर्ड में? 9th में? 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में। तो आप सोचिए कि जब वो बच्चा होगा तो आपने किस पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर ज्यादा जोर दिया है? सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो समझता नहीं है, मेरी हद लिमिट आ जाती है। मैं वो समझ गया, बट वो जब बच्चा था और आपने उसको ब्रॉटअप किया तो आपने वो 4 पेरेंटिंग स्टाइल देखी ना पिछले मंगलवार को? हाँ। तो उसमें कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल आपको लग रही है कि उसका जो नर्चरिंग हुआ, ब्रॉटअप हुआ, उसमें आपने कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल का इस्तेमाल ज्यादा किया है जिसके कारण आज आपको लग रहा है कि वो किसी चीज की वैल्यू नहीं करता है? एक बात बताऊं सर, सच्ची में बताऊं मैं कि हेलीकॉप्टर वाला था ना वैसे उसके ऊपर मैं मंडराती रहती हूँ। वो पढ़ता है फिर भी जाके देखती हूँ सही करता है नहीं करता है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चालू होता है तो मैं स्कूल में जाती हूँ, मैं टीचर हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो मैं स्कूल में जाती हूँ, घर पे मोबाइल होता है तो मैंने अपनी बेटी को बोल रखा कि बेटा देखना वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। ऐसे में रखे जा, क्योंकि वो उसका ध्यान रमत में बहुत है, वो खेलने में ज्यादा होता है, माइंड एक जगह पर नहीं टिकता। हाँ, ठीक है। अपना वीडियो आप बंद कर दीजिए, आप सिर्फ बोलिए क्योंकि आपकी आवाज अभी बंद हो गई। रीटा बहन, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गए। हेलो, हाँ, ठीक है। तो देखो, रीटा बहन से जो बात हुई उसमें एक तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका हेलीकॉप्टर टाइप ऑफ पेरेंटिंग था, और दूसरा एक ये भी लग रहा है कि ज्यादातर बड़े होके बच्चे चीजों की वैल्यू नहीं करते। उसका एक कारण ये भी होता है कि उसका जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो परमिसिव टाइप हो, सबमिसिव टाइप हो, कि जो वो डिमांड करता है और सब कुछ हम लाके दे देते हैं तो फिर उसको कदर नहीं रहती है, वो वैल्यू नहीं कर पाता है उन चीजों को। तो बचपन में शायद उसके साथ ये बहुत बार हुआ होगा, तो आज उसकी आदत में आ चुका है तो वो चीजों की वैल्यू नहीं कर पाता है। और मम्मी को एक कंप्लेन है कि वो चीजों की वैल्यू क्यों नहीं करता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, वो टीनेज है, 9th स्टैंडर्ड है। तो ये एक बात हमें गौर करनी चाहिए कि ये पेरेंटिंग स्टाइल में जब वो बच्चा था तो हम किस तरह से उसके साथ बिहेव किए। एक तो है कि मम्मी मंडरा रही है तो वो बच्चे को पसंद भी नहीं, अभी और बड़ा होगा तो वो रीटा बहन को अवॉइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हेलीकॉप्टर के टाइप है ना, एक जासूस होता है, ऐसा उसको लगता है, तो वो अवॉइड करेगा। बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेगा? प्रियंका जी आप थे लास्ट टाइम, कृष्णा जी, प्रियंका जी, दीपिका जी,
आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आयुष अगर ट्यूसडे को आपने पेरेंटिंग स्टाइल का सेशन अटेंड किया था तो आपका जो अनुभव रहा है, जो एक्शंस थे, उसके बारे में आपको शेयर करना था। पायल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे उदय जी ने तो बताया है, बट एज अ मदर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ दीपिका जी, एक मिनट पायल जी, मैं आपको रोकता हूँ। हाँ दीपिका जी बताइए। हेलो सर। दीपिका, हाँ बोलिए दीपिका। क्या ऑब्जर्व रहा 3 दिन में, आपने क्या क्या देखा? मेरा असर्टिव पेरेंटिंग ही है, बिकॉज आई एम स्ट्रिक्ट समटाइम्स एंड समटाइम्स आई एम लेटिंग इट गो कि ठीक है, अवॉइड करो, ठीक है, चल जाता है। मतलब मेरे साथ चल जाता है, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं चलता। वो थोड़े से मतलब एकदम ऐसे रहते हैं कि बस बच्चों को देखते रहो एंड ऑल, बट मतलब वो थोड़े से ज्यादा ही लूज है। मतलब ही इज कम्प्लीटली लूज इन ईच एंड एवरीथिंग। राइट, सॉरी, सबमिसिव, नॉट मिलिट्री, सबमिसिव। तो ही इज लाइक दैट एंड आई एम लाइक दिस के हाँ ठीक है, कहीं परमिशन दे दी, कहीं नहीं दी है। एंड एक्चुअली मैंने तृप्ति मैम से शेयर किया था कि मेरी क्या है, डॉटर्स है, और उसमें क्या है, जो 2 साल की डॉटर है, वो मेरी बड़ी वाली के बहुत मतलब शी लिटरली उसको मार देती है, उसकी पिटाई कर देती है, और मतलब ये हो जाता है, मतलब मुझे एकदम ऐसे लगता है बेचारी मेरी बड़ी वाली बिना बात के मार खाई जा रही है छोटी वाली से। क्या करूं मैं 2 साल की का। हाँ नहीं, मतलब बरोबर है। देखो, इसके बारे में, बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी हम ड्यूरिंग दिस सेशन और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी हम बात करेंगे कि ये अलग अलग बिहेवियर होता है, वो क्यों होता है। पर अभी फिलहाल जो शेयरिंग चल रहा है ना, वो पेरेंटिंग स्टाइल्स के लिए चल रहा है। तो आपका ये 3 दिन में पेरेंटिंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्वेशन क्या रहा? उन्होंने कुछ डिमांड किया और आपने कोई रिस्पॉन्ड किया, एक्शन क्या लिया, डिफॉल्ट एक्शन आपका क्या आया? तो उसके बारे में आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे मेरी डॉटर है, कभी परमिशन मांग लेती है कि जैसे कल उसको जैसे जाना था कि दादी के पास जाऊं क्या सोने, तो फर्स्ट है वो, मतलब पहले मैं सोच रही थी क्या करूं, जाने दूं क्या सोने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है। फिर मैंने उसको बोला बेटा ये करना है अपने को, फिर आप जा सकते हो। तो इस तरह से मतलब फिर आई लेट हर गो। हाँ, तो आपने ऑप्शन दिए उसको, मतलब उसने आपसे डिमांड की और आपने ऑप्शन दिए, फिर वो ऑप्शन के ऊपर उसने काम किया, फिर वो गई एंड देन शी वेंट। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे मतलब आप सभी से बात यही करनी है कि आपका एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने बारे में क्या रहा ये 3-4 दिनों के दौरान, के बच्चों के साथ जब भी बिहेव करते हैं तो डिफॉल्ट पेरेंटिंग स्टाइल आपकी कौन सी है, और कॉन्शियसली जब आपने एक्शन लिया तो आप किस में बदला, क्या नया पाया आपने। और जैसे उदय जी ने बताया कि उन्होंने अपने गुस्से के ऊपर काफी काबू किया, तो वो बहुत बढ़िया बात है। रीटा बहन, आपसे बात हो रही थी और फिर वो फोन कट हो गया। हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि वो जो जिद कर रहा था, है ना, आप देखो वो अभी 9th स्टैंडर्ड में है और वो जिद कर रहा है और उसको चीजों की वैल्यू नहीं है, बट बचपन में एक तो आपने बताया कि हेलीकॉप्टर टाइप ऑफ पेरेंटिंग आपका रहा है, ठीक है ना, आप उसको बार बार पूछ रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, और दूसरा शायद ये भी रहा होगा कि आपने उसको बहुत सारी चीजें दी होगी, परमिसिव सबमिसिव काइंड मिक्स होगा, ताकि उसके पास चीजें बहुत सारी है। मम्मी जब नहीं है तो मेरे पास चीज वस्तुएं बहुत सारी, मम्मी तो स्कूल में है, तो वो मेरा जो स्पेस है, मेरे साथ जो प्रेम का जो स्पेस है वो चीजों से भरती है। तो उसके पास चीजें इतनी हो जाती थी, मम्मी नहीं रहती थी, तो चीजें इतनी सारी हो जाने की वजह से उसको चीजों की वैल्यू नहीं रही। ऐसा हो सकता है? आप अभी आप फेस कर रहे हैं ना कि वो चीज वैल्यू नहीं करता है। हाँ, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन हमें देखना है। हाँ बताइए। और एक बात बताऊं सर। हाँ, अभी वो 14 साल का है, लेकिन उसको क्या है कि उसके साथ प्रेम से बोलो, ऐसे बोलो ना, तो वो अच्छी तरह करता है। लेकिन सर 9-10 इयर्स का बच्चा होता है, उसके साथ हम पुशअप करें कि चलो बेटा आपने अच्छा किया, लेकिन ये 9th स्टैंडर्ड में है, तो उसको भी ऐसे हर टाइम ऐसा करना होता है। ओके, अब हाँ, 55 सेकंड में 50 सेकंड में हम लोग वापस ग्रुप में चले जाएंगे, तो फिर ग्रुप में हम अपना शेयरिंग भी कर सकेंगे, जो भी करना है बातचीत करेंगे।
ठीक है, हर्षा जी आपका कुछ शेयरिंग है? वैसे सेकंड्स कम बचे हैं बट फिर भी 30 सेकंड्स है हर्षा जी। नहीं सर, मैं ग्रुप में बस सुनना चाहती। अच्छा ठीक है, बस तो रीटा जी आप अपना शेयरिंग चालू रखें कि आपका सवाल क्या था? हाँ, तो उसको क्या है कि हर एक बात पर, छोटी छोटी बात पर उसको प्यार करना, नहीं बेटा तुम अच्छा करते हो, नहीं अच्छा कर, ऐसी हर एक चीज पे जो ऐसे थोड़ी करते हैं, हम ऑर्डर नहीं कर सकते, नहीं अब तो ये करना ही, उसे छोटी छोटी बात पर ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे आप अच्छा ही बोलो, ऐसी बात है। हाँ। तो अब तो ये बड़ा हो गया, कब तक वो छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे? हाँ, तो उसके लिए असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे अभी। ये नहीं सुनाई दे रहा है। सॉरी। तो हुआ ऐसे कि मेरे ब्रेकआउट रूम में पहले 9 थे, और मैंने पहले बोला 9 बच्चे थे भूल से, बट 9 बड़े भी थे, और उनके बाद 11 हो गए, तो हम सबका शेयरिंग नहीं ले पाए हैं। तो वी आर सॉरी फॉर दैट राइट नाउ, बिकॉज हमने 20 मिनट्स उसके हिसाब से सोचा था, बट नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। और आई थिंक हमने जो एक चीज की टैगिंग की, दैट वर्क वेरी वेल, कि उसकी वजह से एटलीस्ट हम 8 लोगों को अकोमोडेट कर पाए बोलने। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर जिनका ब्रेकआउट रूम में बोलने का रह गया है, शायद वो पहले शेयरिंग करने का उनको हम चॉइस दें, तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया। सही है। और मैंने जैसे हमारे ग्रुप में मैंने देखा कि 2 से 3 लोग नए थे जो पिछली बार मंगलवार को नहीं थे और आज शेयरिंग में जुड़े। ओके। तो उनके पास पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बहुत कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी हमने बाकी लोगों से शेयरिंग किया तो उनको थोड़ा बहुत पता चला। तो मुझे लगता है कि ग्रुप में ऐसे सारे भी बहुत लोग होंगे कि जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया हो, तो थोड़ा सा ब्रीफ क्या स्वाति बहन हम उन लोगों को दे सकते हैं? ओके, सो बेसिकली जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक वेरी क्विक रिव्यू है कि पेरेंटिंग स्टाइल मतलब आप आपके घर में बच्चे को बड़ा करने के लिए जो भी तरीका अपनाते हैं या माहौल बनाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी आता है, कहीं ना कहीं आप उनके प्रति कितना एक्सेप्टेंस दिखाते हैं ये भी आता है। तो आपके उनके प्रति एक्सपेक्टेशंस क्या है वर्सेस आप उनके प्रति कितना प्यार जता सकते हैं, ये इस चीज के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं 4 बेसिक पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें मिलिट्री पेरेंटिंग स्टाइल, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल और परमिसिव सबमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल्स। ये थोड़ी नेगेटिव टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स मानी जाती हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए मिलिट्री इज डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ पेरेंटिंग के जो मैंने कहा वैसे ही होना चाहिए, बच्चे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, उसके कोई चॉइसेस नहीं है, और उसके प्रति हम प्यार भी जताना इजी नहीं समझते। जो निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है उसमें माँ बाप को ज्यादा बच्चे के बारे में पड़ी ही नहीं है, मे बी उनके पास उतने ऑप्शंस नहीं है, शायद वो ऑर्फनेज में रहते बच्चे हैं या मम्मी पापा खुद डिप्रेशन में है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल में आता है। और तीसरा जो हमने डिस्कस किया परमिसिव सबमिसिव, ये सबसे कॉमन माना जाता है कि हम ज्यादातर देखते हैं माँ बाप कभी हाँ बोल देते हैं उसी चीज के लिए, कभी ना बोल देते हैं, और अगर उनको प्यार तो दिखाते हैं लेकिन हर एक चीज का वो बच्चे को सोल्यूशन दे देते हैं, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं कि अगर उसने गलती की है तो वो गलती छुपाने की कोशिश करेंगे। सो अगर वो से कंपटीशन में हार गया तो बच्चे के सामने ही बोलेंगे कि अरे वो तो जज ने पार्शियलिटी की होगी, है ना। सो इस तरह से बच्चे की गलतियां छुपाने की कोशिश करेंगे, एंड ये सब जो नेगेटिव थोड़े पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसकी वजह से बच्चे का आगे चल के भविष्य में बर्ताव इस तरह से होता है कि वो जिंदगी खुशी खुशी नहीं जी सकता है, या हाँ या ना सुनने की, उसमें ना सुनने की ताकत कम हो जाती है, या मे बी कभी कभी वो डिप्रेशन में जा सकता है, और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बच्चे का अफेक्ट हो सकता है। तो फाइनली टू कंक्लूड वाज कि असर्टिव या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है जो पॉजिटिव मानी गई है, सकारात्मक या सकारात्मक, जिसमें हम बच्चे के प्रति पूरा प्यार तो जता ही रहे हैं लेकिन हम उनके पास से एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हैं।
सो एक लिमिट या बाउंड्री हम गाइडलाइन के तौर पे बच्चे को देते हैं, उसका ओपिनियन भी हम मानते हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पर डिक्टेटरशिप करने की जरूरत पड़ती है वो इस तरह से करते हैं कि बच्चे को ये नहीं लगे कि मुझ पर कोई दादागिरी कर रहा है। जब उसकी बात हमने उसका सम्मान किया बात का, तो ऑटोमेटिकली उसको ऐसे लगा कि मेरी बात सुनी है, राइट। हमारे शेयरिंग में एक पेरेंट ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया कि बच्चे को ये बोलिए कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं इसके सोच के आप उसको शेयरिंग करना बंद मत करिए, आप हमेशा शेयर करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि वो आपको चीज मिल जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको शेयर डेफिनेटली करना है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि असर्टिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को सुनने का पूरा माहौल है, बच्चा क्या कहना चाहता है उसकी पूरी आजादी है, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर बाउंड्री सेट करते हैं। तो इससे बच्चा सक्सेसफुल भी होगा, खुश भी होगा, बहुत अच्छा लीडर भी बनेगा आगे चल के, क्योंकि उसको दूसरों की सुनने की भी आदत होगी। तो इस तरह से हमको कुछ बाउंड्रीज तब सेट करके एंड एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट उनके लिए बना। So I think we are just giving a summary of this, and now I think we can move to the rest of the share. तो बाकी सारे पेरेंट्स से पूछना ये है कि आप में से अगर कोई व्यक्ति अपने ग्रुप में शेयर कर नहीं पाया है और आप चाहते हैं कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो आप शेयर यहाँ कर सकते हैं। राइट। तो मेरे ग्रुप में 2 या 3 लोगों के नाम जो मुझे याद हैं जिनका शेयरिंग रह गया था। एक तो हेमल बेन था, फिर पायल नहाता था, एंड और एक कोई व्यक्ति थे, आई एम सॉरी आई फॉरगेट द नेम, बट ये दोनों का शेयरिंग बाकी रह गया था। सो अगर इन दोनों में से कोई बोलना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, और बाकी सारे जो पेरेंट्स हैं जो नए जुड़े हैं उनके लिए केविन ने ग्रुप में तो मैसेज रखा ही है, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे हमारे पूरे वीडियो सेशन के लाइव है, मतलब रिकॉर्डेड है, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं। तो अभी जैसे ब्रीफ किया स्वाति बहन ने, आप पूरा इंटरेक्शन, पूरी स्टाइल के बारे में गहराई से जो पूरी समझ है उसको आप वीडियो पे लाइव दे सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। या कोई शेयर करेगा? कौन शेयर कर रहा है? एनीवन वांट्स टू शेयर? पायल जी, हेमल जी, स्वाति बहन ने जैसे बताया। ओके, अगर जब तक कोई सोच रहा है कि शेयरिंग करे, उस तब तक मुझे जो इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर मैसेज आया था वो मैं शेयर कर लेती हूँ। मैं ये पेरेंट्स का नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बस उन्होंने बोला है कि ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लीजिए। तो उनका कहना ऐसा है कि उनका बच्चा छोटा है, 5 साल से छोटा है, एंड मैं ज्यादातर उसको जंक फूड नहीं देती हूँ क्योंकि एंड उसको जंक बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। अब उसके जब भी वो कुछ खा रही है या वो कुछ डिमांड करती है, तो दादा दादी के सामने जब वो डिमांड करती है या नाना नानी के सामने डिमांड करती है, तो वो हमेशा बोलते हैं कि मम्मी से परमिशन लेकर आ। और ये थोड़ा वो मम्मी को थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि मैं उसकी वजह से बुरी बन रही हूँ। बट अगर आप पहले से फैमिली के साथ जब डिस्कस करके बच्चे को भी वो चीज कन्वे करेंगे कि आपको, जैसे मैंने अभी दूसरे एक पेरेंट ने जो शेयर किया वो बोला कि आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, वो आप एक्सप्रेस करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मम्मी हाँ ही बोले, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं होना चाहिए कि मम्मी के लिए इंस्ट्रक्शन है कि हर बार आप ना ही बोले, राइट। तो अगर बच्चा कुछ भी चीज मांग रहा है और आपको इरिटेशन इसलिए हो रही है कि आप हमेशा ना बोलने के लिए आपको मजबूर हो जाते हो, तो वो सोचिए कि क्यों ऐसा है कि आपको ना ही बोलना पड़ता है उस सिचुएशन में। मे बी अगर उसको कभी कभार चॉकलेट चाहिए तो इट इज नॉट दैट बैड थिंग कि आपको उसको कभी भी देना ही नहीं, ठीक है। लेकिन आप शेयरिंग उसको उस टाइम पे करवा सकते हैं कि ठीक है, हाँ चलो, इट्स वेरी एक्साइटिंग टू ईट द चॉकलेट, हम ये चॉकलेट सब साथ में मिलके खाते हैं। तो इस तरह से आई थिंक यू कैन वर्क इट आउट। एंड आपको जो वो डर है कि आप हमेशा उसको डांटोगे और इसीलिए आप बुरे बनोगे, ये आप थोड़ा सोचिए कि आपको डांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आप क्या मना कर रहे हैं, और जो मना कर रहे हो उसका कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है।
तो ये आई थिंक एक खाली एक फर्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी अच्छे से सेट कर दिया है फैमिली में कि एक ही व्यक्ति डिसाइड कर रहा है पूरे फैमिली में। ज्यादातर हम ऐसा देखते हैं कि मम्मी ना बोलती है और दादा दादी या नाना नानी हाँ बोल देते हैं, और फिर बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चे के लिए और जिद्दी बन जाता है, मैनिपुलेटिव बन जाता है। तो इसको तो ऑलरेडी आपने बाईपास कर दिया है ये प्रॉब्लम। तो अब इंडेक्स पर्सन अगर आप बन गए हो मम्मी जिन्होंने ये मैसेज मुझे किया, तो यू शुड फील वेरी हैप्पी कि ये कंफ्यूजन नहीं है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड बाय इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिंग गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड कि जिस चीज के लिए ना बोलनी है उसका क्लियर एक गाइडलाइन और वो बच्चे को कन्वे करिए, और जो हाँ बोलनी है उसका एक क्लियर गाइडलाइन जो आपको बच्चे को बोलना है। ठीक है, सो डोंट बी रिएक्टिव इन दिस, आप उसको रिस्पॉन्सिव तरीके से लीजिए। तो यू आंसर टू द चाइल्ड विदाउट वरीइंग कि इससे मैं बुरी बनूंगी या अच्छी बनूंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया स्वाति बहन, बहुत अच्छे से। पंकज अग्रवाल जी ने हाथ उठाया है, उनको सवाल है या कुछ शेयर करना है? तो क्या हम पंकज जी को अनम्यूट कर सकते हैं नयन भाई? जी हाँ पंकज भाई बोलिए। लो, मैं स्पॉटलाइट किया जाए। मैं पंकज का फादर हूँ, मैं बोलना चाह रहा था। हाँ बताइए बताइए। आई एम डॉक्टर। हाँ उनको स्पॉटलाइट करेंगे। हाँ बोलिए। आई एम डॉक्टर, माई सन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो बार टीवी देखने के चक्कर में रहती थी। ही वाज इंसिस्टिंग। धीरे धीरे मोटिवेट किया, अब क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, घर में रहना है, मोटिवेट किया। तो अब क्या करती है वो कि थोड़ा सा अपना रिटर्न वर्क या कलरिंग वर्क करती है, तो हमेशा ये कहती है कि मैं 3 पेज कर लूं, उसके बाद थोड़ी देर में टीवी देख लूंगी। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम दे देते हैं उसको। तो इसी तरह से करके इधर 4-5 दिन से उसके बिहेवियर में काफी चेंज आया। अरे वाह, वंडरफुल। तो उसने खुद ही अपना टारगेट सेट कर लिया इसका मतलब। हाँ, बीच बीच में जो है वो 3 पेज करती है, तो हम कहते नहीं 1 पेज और कर लो, तो कहती है अच्छा ठीक है कर लेंगे। अगर वो 4 पेज कर ले तब भी आप यही कहेंगे कि 1 पेज और कर लो। इस पर थोड़ा आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि हम सब पेरेंट्स की ये थोड़ी आदत होती है कि थोड़ा और यू नो लाइक जो ऑलरेडी टारगेट दे दिया है, एक बार प्रॉमिस किया तो उसको पूरा कर दीजिए। नहीं, वो करते हैं। हाँ, तो 3 हो गए पेजेस, तो 4 पे आप अभी मत जाइए। जब आपको 4 पे जाना है तो उसको पहले से इन्फॉर्म कर दीजिए, अरे तू तो 3 पेजेस इतने फटाफट कर लेती है, क्यों ना अब हम ऐसा टारगेट करें कि उतने ही टाइम में हम 4 पेजेस खत्म करने की कोशिश करें। उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसको थैंक यू, तो इंटरेस्ट लेके पता चला सुबह उठती है तो पहली बुक से आ जाएगी, कहेगी नहीं हम पहले थोड़ा सा काम करेंगे उसके बाद। Wonderful. Nice. I think Payal ji wanted to say something. Can you please unmute her? Payal Nahata, I think. A lot of people have raised their hands. हाँ, पायल नाहटा। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरा एक 15 साल का लड़का है, वो बस वही जॉइंट फैमिली का शिकार बोल दो, वही है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो सब पेरेंट्स जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है या जो भी हैं मेंबर, उनको नहीं मानना कि नहीं ये इस तरीके से बोलता है तो उसको करने दो। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं कुछ बोलूं तो उनको लगता है कि नहीं ये इसका तरीका सही नहीं है, और अगर उसको मना कर दो तो वो हो जाता है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाके उसको काम को पूरा कर देता है। मैं उनको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ये ऐसा करना सही नहीं है उसके लिए। अभी क्या हो रहा है कि वो अभी मेरी चीजों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ही ज्यादा पूछता है और करता है, क्योंकि वो उनका हमेशा बात मान लेते हैं भले वो कैसा भी हो। और मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसमें हम दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी आ रहा है। और तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आफ्टर ऑल जो मैं कहती हूँ वो कोई बुरी बात नहीं है या उसके लिए अच्छी बात है,
So Payal, what I can understand from this is कि जो पहला मैंने क्वेश्चन आंसर किया उसका ये रिवर्स सिचुएशन है कि आप जिस चीज के लिए मना कर रहे हो वही दादा दादी या नाना नानी एक्सेप्ट कर लेते हैं या मान जाते हैं, और इसकी वजह से योर सन हैज स्टॉप लाइकिंग यू और टेकिंग यू सीरियसली इज वन सिचुएशन, एंड दूसरा कि वो ज्यादातर दादा दादी से बात मनवा लेता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में सबसे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये जॉइंट फैमिली सिचुएशन में सबका इंडिविजुअली हक है एक दूसरे के टू फुलफिल ईच अदर्स विशेस और चॉइसेस, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके लिए सही नहीं है ये डिस्कशन उसके सामने नहीं होके आपको अंदर अंदर पहले कर लेना है कि लेट अस सिट डाउन एंड डिसाइड कि क्या चीजें उसके लिए बिल्कुल सही है, क्या चीजें ठीक है मतलब कभी दे सकते हैं कभी नहीं देना है, और क्या चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं करनी, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में आप एक कुछ सिचुएशन को डाल दीजिए एंड उसके बाद आपको रिवर्स करना है। जैसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे कि मम्मी से परमिशन ले लो, आपको उल्टा बोलना है। अगर आपका बेटा आपको कुछ आके मांग रहा है तो आप डायरेक्टली उसको बोल दीजिए कि यार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मैं अभी नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ, एक काम करना तो दादाजी से पूछ ले, ओके। जब दादाजी की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी किसी चीज को हाँ या ना बोलने की, तो उनको अंदर से पता है कि ये चीज उसको अलाउ करनी है कि नहीं करनी है। एट द सेम टाइम आपका पहले से वो डिस्कशन हो चुका है घर, तो हर बार वो उसको वो चीज अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन और एक बात है मैम कि मेरे साथ कोई चीज का डिस्कशन नहीं होता है, so you can still तो भी नहीं कर सकते बिकॉज दे फील कि दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, तो कोई और उनके सामने। एक्चुअली दिस इज अ वेरी इजी सिचुएशन फॉर यू इफ यू कैन एक्सेप्ट कि कुछ डिसीजंस पे आपको सोचने की बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हर बार, ये नॉर्मली हर बार वाला जो स्टेटमेंट है ना वो हम सब पेरेंट्स काफी यूज करते हैं, जनरलाइजेशन, बट वो हमेशा यूज नहीं करना है। अब आप एक्चुअली सोचिए। हाँ यस, मुझे थोड़ा ऐसा लगा पायल जी ने जो बताया, तो मुझे एक फीलिंग ऐसी आई कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा को इग्नोर कर रहा है, वो उनके पास आता ही नहीं है, तो वो मिसिंग फील कर रहा है। बट इफ यू रिमेम्बर हसमुख सर ने लास्ट टाइम भी आपको यही समझाया था कि इस बात को अब भी आप उसको छोड़ दीजिए बिकॉज उसका एज भी ऐसा है 15 years पे, दिस इज क्वाइट लाइकली कि वो जो पहले आके आपको हग भी करता होगा या मम्मा मम्मा बोलता होगा वो अब नहीं करेगा। ये उसके एज रिलेटेड भी हो सकता है एंड सिचुएशन रिलेटेड भी हो सकता है, बट जब तक आप ये दिमाग में रखेंगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो आपको एक्चुअली हर बार वो नहीं भी इग्नोर कर रहा होगा तो भी यही फीलिंग आएगी, राइट। सो एक्सेप्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट मे बी हिज एज ऑल्सो। सेकेंड इज as far as parenting is concerned, instead of parenting, why don't you leave it to grandparenting? ठीक है, so आपकी वो सर से रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेगेटिविटी कम हो जाएगी एंड धीरे धीरे यू विल सी अ चेंज कि जब आप नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हो तो वो भी आपको नेगेटिवली रिएक्ट करना कम कर देगा। I think I have answered this question, Payal. I think we'll move on to somebody else also, and then maybe I can answer you separately later. ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू। प्रिया जी ने हैंड रेज किया है, प्रिया जी को अनम्यूट करेंगे। हैंड भाई, ओके, जब तक कोई अनम्यूट नहीं होता, एक जो क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया था कि ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उनको लगता है कि मैं उसको सब चीजें दे देती हूँ या उसको डांटती नहीं हूँ एंड मेरे हस्बैंड ही बच्चे को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये हर एक को हमको समझना है कि हम हर एक व्यक्ति एज अ पेरेंट अपने अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल के साथ ही जीने वाले हैं। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मम्मी है और पापा है, दादा है और दादी है, इनकी सबके अपनी अपनी एक थोड़ी स्टाइल अलग यूनिक होने ही वाली है। तो एक्सेप्टेंस एक दूसरे के प्रति पहले बहुत जरूरी है,
ठीक है कि हाँ कभी दादी डांट देती है और मम्मी नहीं डांटती है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन हर बार उसी चीज के लिए अगर ये सिचुएशन हो रही है तो आपको पहले सबको साथ में बैठ के डिस्कस करना है कि क्यों ऐसा लगता है कि आप डांटते नहीं हो और दादी को ही डांटने की जरूरत पड़ती है, फादर को ही कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। एंड मे बी देन यू कैन क्रिएट गाइडलाइंस एंड गिव इट टू द चाइल्ड कि देखो इस सिचुएशन में सपोज के बच्चे अपनी चीजें जगह पे नहीं रख रहा है एंड मम्मी छोड़ देती है, उठा देती है, खुद ही रख देती है, और दादी को ऐसे लगता है कि तू उसको आदत नहीं डाल रही है, या पापा को ऐसे लगता है कि वो उससे सीख नहीं रहा है। तो ये सिचुएशन अगर रिपीटेडली हो रही है तो सिट टुगेदर, डिसाइड कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर बच्चे को कन्वे करिए कि स्कूल से आने के बाद दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अगर आप नहीं कर रहे हो उस टाइम पे तो ये चीज हो रही है, तो उसके बदले पहले आप आपका काम फिनिश कर लो, चीजें जगह पे रख दो और उसके बाद आप क्या आके टीवी देख सकते हो। तो ये थोड़े गाइडलाइंस आपको पहले से बच्चे को देने के लिए फैमिली में डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। जब तक आप सोचते रहोगे कि सब मेरी गलती निकाल रहे हैं या मुझे ही सब बोल रहे हैं कि मैं ठीक से पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ, तब तक ये मुश्किल हमेशा रहेगी। तो एक्सेप्टेंस दूसरे की पेरेंटिंग स्टाइल प्रति होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्वाति बेन। एक सवाल ग्रुप में आया था, हाउ टू बी असर्टिव येट नॉट अथॉरिटेटिव। हाँ, ये कंफ्यूजन मुझे पहले क्लियर करना है। असर्टिव और अथॉरिटेटिव ये सेम है। अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, अथॉरिटेटिव और असर्टिव मतलब इट इज विथ बाउंड्रीज बट एक्सेप्टेंस एंड लव, एंड अथॉरिटेरियन is high demands, lots of boundaries but very little love or no love at all. ठीक है, so assertive and authoritative मतलब आपको अगेन गाइडलाइंस देनी है, लिमिट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट बच्चा मांग रहा है तो उसको सीधा ना नहीं बोल देना है, लेकिन ऑब्वियसली रोज बच्चा चॉकलेट खाए या 2-3 चॉकलेट कभी भी खा ले, पूरा का बड़ा एक चॉकलेट का बार खा ले, ये हमको अलाउ नहीं करना है। तो यू विल सिट विद द चाइल्ड एंड से कि हाँ चॉकलेट्स तो बहुत अच्छी होती है, टेस्टी होती है ना, लेकिन चॉकलेट ज्यादा भी खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक काम करते हैं, हम डेज डिसाइड कर देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाउंड्रीज डिसाइड कर रही हूँ कि मे बी मंडे को, ट्यूसडे को या मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को हम चॉकलेट खाएंगे। कब खाएंगे? हम शाम को अपना सब काम खत्म करके और फिर दोनों बैठ के चॉकलेट खाएंगे। और उसके बाद कभी कभी संडे को या कोई गेस्ट आए और वो चॉकलेट लेके आए हैं तो तुरंत आपको उसको मना नहीं कर देना है उस टाइम पे। कोई चीट डेज आर अलाउड, बट व्हेन यू गिव देम दिस एंड राइट इट ऑन द कैलेंडर कि दिस इज अ चॉकलेट डे, दिस इज अ चॉकलेट डे, दिस इज अ चॉकलेट डे, बिलीव मी व्हेन यू डू दैट विजुअली बच्चा खुद आके बोलेगा कि मम्मा आज तो चॉकलेट का दिन नहीं है ना। भला थोड़ा दुखी होगा लेकिन वो फिर भी चॉकलेट नहीं खाएगा। तो इस तरह से आप उसको गाइडलाइंस भी दे रहे हैं और उसकी बात भी रख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड असर्टिव और अथॉरिटेटिव पेरेंट। यस, प्रिया इज अनम्यूट। गो ऑन प्रिया। यस, मेरा बेटा 2.5 इयर्स का है। जैसे आपने कहा all 4 types of parenting they are negative, but we are trying 5th one already from first. But पहले से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि वो कुछ चीज चाहता है तो stubborn हो जाता है और वो उसे चाहिए ही है। तो in that how we can calm him? Right. तो अब आपने अगर असाइनमेंट देखी होगी तो मैंने आपको पूछा था कि अगर उसको कोई चीज चाहिए, आपसे मांगी उसने चीज, तो क्या सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था कि क्या उस टाइम पे आप अकेले थे बच्चे के साथ या आपके साथ कोई और गेस्ट थे या दादा दादी थे? और जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, अकेले ही रहते हम, न्यूक्लियर फैमिली में हो। ठीक है, अब हर बार जब भी वो कोई चीज मांगता है तो क्या आप हर बार उसको हाँ तुरंत बोल देते हो? नहीं। तो कभी हाँ बोलते हो, कभी ना बोलते हो? यस। ओके, ज्यादातर हाँ कब बोलते हो आप? जो चीज देनी होती है उसके लिए तुरंत हाँ बोलते। और कौन सी चीज के लिए वो जिद करने के बाद उसको वो चीज मिल जाती है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? जैसे फॉर राइट नाउ
हमें सेशन अटेंड करना होता है, क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, तो वो मोबाइल मांगता है हमसे, हमारे हाथ में देखा तुरंत ही वांट दैट, सो वी कांट अटेंड द सेशन। ओके, तो उसको जिद करने के बाद अगर वो चीज मिल रही है तो उसको यही सीखने को मिलेगा कि मैं जब जिद करता हूँ तो ये चीज मुझे आसानी से मिल जाएगी। तो हम उसके गलत बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ ही इज 2.5 year old, तो आइडियली उसका स्क्रीन टाइम पूरे दिन में बहुत ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। सो इट शुड नॉट बी मोर देन हाफ एन आवर इन द होल डे, ठीक है। सो वन ऑप्शन इज कि यू एक्चुअली टेल हिम कि अभी मम्मी और पापा काम की बात करने वाले हैं मोबाइल पे, एंड आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे। सो मे बी गिव हिम बिल्डिंग ब्लॉक या क्ले के साथ उसको कुछ एक्टिविटी करने को बोलो, एंड हर 5 मिनट में ये एक्टिविटी चेंज करो, बिकॉज वो सिर्फ 2.5 साल का है तो उसका अटेंशन स्पैन उससे ज्यादा नहीं रहेगा। एंड एवरी 5 मिनट्स री इन्फोर्स के, अरे वाह तू तो बहुत अच्छे से बना रहा है, चल हम आंटी को भी दिखाते हैं कि आपने क्या बनाया है। तो उसको वो इन्वॉल्वमेंट भी रखेगा और वो जिद भी नहीं करेगा। बट ये ध्यान रखिए कि जब आपको वो चीज नहीं देनी है, आपने एक बार मना कर दिया तो वो ना ही रहनी चाहिए। अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि हमने मुझको मना नहीं करना चाहिए था, तो वो अगली बार के लिए आप रिजर्व करके रखिए, लेकिन उसके सामने मम्मी और पापा में भी हाँ ना नहीं होनी चाहिए। उसके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि दे देना अभी उसको, ये डिस्कशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ना बोल दिया या हाँ बोल दिया तो वो जो कह दिया पहली बार वो फाइनल हो जाएगा, तो अपने आप उसकी जिद कम हो जाएगी। We are giving almost toys. He is having many toys, building blocks, books, everything. But थोड़ा देर खेल के मतलब फास्ट से उसको दूसरी चीज में जाना होता है। He is 2.5 years old, not 25 years old. Yes. He will have an attention span of 5 to 10 minutes only, and वो भी if it is supervised. अगर आप उसको अकेले चीजें दे दोगे और आपका टाइम और अटेंशन नहीं दोगे तो वो अटेंशन नहीं मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो आपको उसको इन्वॉल्व रखना है और आपको उस टाइम पे उसको अटेंड भी करना है। फिर इसकी ऐसा 100% हाउ इट कैन बी दैट आई वांट 100% कोई चीज के लिए अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। वी कैन नेवर अचीव परफेक्शन एज पेरेंट्स। इम्परफेक्शन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट। इट्स ओके, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। बढ़िया प्रिया जी, बहुत बढ़िया स्वाति बेन। एक पेरेंट का सवाल है जो ग्रुप में आया है कि मेरा बच्चा 2 साल का है, खाने का बड़ा चोर है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि छोड़ दो, भूख लगेगी तो वो अपने आप खा लेगा, और मुझे बड़ी परेशानी होती है, तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके, इसमें हम क्विकली एक पोल लेते हैं। आपके पास यस एंड नो की चिट्स अगर हैं तो आप में से कितनों को लगता है कि पापा सही है? पापा बोल रहे हैं बच्चे को छोड़ दो, वो अपने आप खाना शुरू कर देगा। कितनों को लगता है पापा सही है? ओके, मोस्ट ऑफ द पापा थिंक पापा सही है। मम्मी को भी लगता है कि पापा सही है। ओके, सो द पॉइंट इज के इन अ वे जो पापा कह रहे हैं वो सही है कि आप उसको पहले भूख महसूस होने दो, उसको पता चलने दो कि भूख क्या है, और आपका जो उसके न्यूट्रिशन के क्वांटिटी के बारे में जो डेफिनेशन है कि उसको इतनी रोटी खानी चाहिए, इतनी दाल चावल खानी ही चाहिए, और अगर वो नहीं खाएगा तो भूखा रह जाएगा, ये डर आपके दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चा कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उसको भूख लगी है तो वो खाने ही वाला है, लेकिन वो क्या खाएगा ये ऑप्शंस आप तय करो। तो आपको वो सही तय करने हैं और टाइम पे तय करने हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कभी उसको रोटी सब्जी खिला रहे हो, कभी बिस्किट दे देते हो, कभी दूध पिला देते हो कि बेटा भूखा रह जाएगा तो मैंने दूध पिला दिया, या खाना नहीं खा रहा है इसलिए टीवी या मोबाइल सामने रख दिया। तो ये कोई भी चीजें इस्तेमाल किए बिना अगर उसको आप साथ में बिठा के खाना खाने के लिए उसके प्लेट में परोस दोगे तो 2.5 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा आराम से एटलीस्ट 50% अपनी रिक्वायरमेंट तो खुद के हाथ से खत्म कर सकता है। उससे ज्यादा शायद थोड़ा उसको फुसलाना पड़ सकता है, बट पहले से ही आप अगर आदत डालोगे कि वो अपने हाथ के स्किल्स यूज ही नहीं कर रहा है तो वो फिर भागना भी शुरू करेगा और आपको उसको बिठाने के लिए फिर टीवी और मोबाइल की जरूरत भी पड़ेगी। तो 15 महीने की एज से लेके आप बच्चे में आदत डाल सकते हैं कि वो खुद का खाना खुद खाए, ठीक है। वो गंदा करता है, थोड़ा गिराता है, उससे टेंशन मत करिए, नीचे एक बड़ी प्लास्टिक की शीट डाल दो,
ताकि उसको भी मजा आए। एंड जब आप खाना खाते हुए उसको वो देखेगा तो वो खुद भी चखने की कोशिश करेगा। फोर्स करके कभी भी खिलाने से बच्चा बहुत नेगेटिव हो जाता है उस एक्सपीरियंस की तरफ। जिद करके आप उसको 1 रोटी 1.5 रोटी 2 रोटी खिलाओगे तो अगली बार वो आपके सामने खाना खाने के टाइम आएगा ही नहीं, भाग ही जाएगा। ठीक है, तो आप एक माहौल क्रिएट करिए कि एटलीस्ट एक बार का खाना पूरा फैमिली साथ में खा रहा है, प्लस उसके प्लेट में उसके एज के हिसाब से इतना इतना सब कुछ होना चाहिए। बहुत स्पाइसी नहीं, ऑब्वियसली छोटा है इसलिए, बट सब कुछ उसको विजुअली दिखना चाहिए कि वाह इतने सारे ऑप्शंस अपनी प्लेट में होते हैं। और उसको पसंद आए तो वो और मांगने का उसको सिखाइए, अगर नहीं पसंद आए तो फोर्स मत करिए। बट इस तरह से अगर आप आपके पति की भी बात एक बार मान लोगे ना तो बिलीव मी वो जल्दी खाना सीख जाएगा। सब पति बहुत खुश हो गए होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। कुछ एक सवाल जो एक्सेप्टेंस के थे हमारे पास, मेरे ख्याल से सलीम भाई भी हमारे साथ हाजिर है और हमारा समय भी उसी तरह से जा रहा है, तो एक्सेप्टेंस के जो बाकी सवाल है वो लेते हैं और उसमें पेरेंटिंग स्टाइल का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो स्वाति बहन आप भी अवेलेबल रहना। और सलीम भाई अब ये अगला जो सवाल है वो एक्सेप्टेंस के लिए है, तो वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। डोंट क्रिटिसाइज द चाइल्ड, क्रिटिसाइज द एक्ट, व्हाट डज इट मीन? हेलो। हाँ सलीम भाई। हाँ, सुनाई देता है ना? हाँ ओके। तो हमारे सेशन में हमने एक्सप्लेन किया था कई बार क्या होता है कि एक मैंने एग्जांपल भी दिया था, कई बार क्या होता है कि बच्चा फेल होता है तो हम कह रहे हैं यू आर फेलियर, तो हमने बच्चे को डायरेक्टली बच्चे को ब्लेम किया, बच्चे को क्रिटिसाइज कर दिया। ये नहीं करना है, इंस्टेड बच्चे ने जो एफर्ट्स किया उसकी उस पर फोकस करे कि बेटा थोड़ा कम ज्यादा हो गया कि बच्चा कोप अप नहीं कर पाया, उसने जो एफर्ट्स किया है वो पहले अप्रिशिएट भी करो कि तुमने इतना एफर्ट किया, तुमने पूरी मेहनत की, लेकिन अच्छा ऐसा कुछ करते या ये स्टाइल में करते या और कुछ थोड़ी मेहनत करते तो हम श्योर इसमें सक्सेस हो जाते, और नेक्स्ट टाइम करेंगे सक्सेस हो जाएंगे। तो ये जो बात है ये क्रिटिसाइज द एक्ट है, नॉट क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, और हर एक चीज में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम जब बच्चे को ब्लेम करते हैं तो बच्चे को थोड़ा इमोशनली ट्रॉमेटाइज होते हैं, बच्चे को लगता है खुद की कुछ तकलीफ है या खुद में कुछ गड़बड़ है या खुद में कुछ डेफिसिट है, इसलिए ये चीज हो रही है, और ये बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल देगा, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और बच्चे जाए आगे जाके जैसे खिलना चाहिए वो शायद नहीं खिल पाएगा। तो उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उनके जो एफर्ट्स है उस पर फोकस करके, उसकी पॉजिटिव पार्ट को एक्नॉलेज करके, उसको अप्रिशिएट करके और आगे क्या कर सकते हैं तो इसमें से आगे हम सक्सेस हमें मिल सकता है, वो बात पे फोकस करना चाहिए। दिस इज क्रिटिसाइजिंग द एक्ट नॉट द चाइल्ड। सेम जब प्रेज में भी बोलते हैं, बच्चे को हम जब प्रेज करते हैं तो वही होता है, हम कभी लेबलिंग कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि भाई तू तो तेंदुलकर जैसा कहता है, तू तो अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है, तू तो इतना फर्स्ट क्लास ड्रामा करता है, तू तो एकदम ये एक्टर जैसा ही है। तो लेबलिंग मत करो, ये भी अगेन वही प्रॉब्लम है। आप उससे उसके एफर्ट से उसको अप्रिशिएट करो। अगर उसने एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाए हैं या जो कुछ मार्क्स लाया है, अगर आपको अप्रिशिएट करना होता, आप बोलो आपने कितनी अच्छी मेहनत की, आपकी मेहनत कितनी सिस्टमेटिक थी और एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस आपने काम किया, आपका स्कोर कितना अच्छा है। अगर इसी तरह से हम करेंगे तो और आगे भी बढ़ सकते हैं और आप मेंटेन कर पाओगे। तो दिस इज प्रेजिंग द एफर्ट नॉट द चाइल्ड। अगर एक बार लेबलिंग कर देते हो ना तो वो चाइल्ड स्ट्रेस में आ जाता है। कभी भी उनको जब परफॉर्म करना तो लेबल याद आ जाता है कि मैं तो सचिन तेंदुलकर जैसा हूँ, और जब जिस दिन वो खेल नहीं पाया उस दिन बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। तो ये मत करो, उसके एफर्ट्स फेस करने से ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा, अननेसेसरी लेबलिंग भी नहीं होगा। आई थिंक आई हैव क्लियर्ड दी। So may I just add one line? इसमें कॉमनली हम सब पेरेंट्स को कभी ना कभी आदत होती है कि हम गुड बॉय या बैड बॉय का लेबल दे देते हैं कि उसने किया तो वो गुड बॉय, यू नो, कि ये उठा लिया। इंस्टेड ऑफ दैट प्रैक्टिस सेइंग गुड जॉब। और अगर नहीं ठीक से कुछ हो पाया तो वेल ट्राइड। इतना भी आप करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा अपने इमेज के साथ उस लेबल को जोड़ना बंद कर देगा। He will work on doing a better job the next time. ठीक है, तो इतना खाली I just wanted to add. So good boy, bad boy use करना बंद।
इवन जो यू मैसेज आई मैसेज का कंसेप्ट है, ये भी यही है। हम हमेशा यू करके बच्चे को ब्लेम करते हैं, इंस्टेड वी यूज आई इन द सेंटेंस कि भाई अगर आप ये काम करते हो, अगर ये चीज आप करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे डर लगता है, आई एम गेटिंग हर्ट इफ यू डू लाइक दिस। तो ऐसा अगर बोलते हो तो बच्चे को कम ट्रॉमेटाइजेशन होता है और बच्चे उसमें इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे बोले कि यू आर डूइंग लाइक दिस, आप ही ऐसे हो, आप कभी अच्छा काम नहीं करते हो, आप हमेशा ये करते हो, तो दैट विल अगेन डीमोटिवेट द चाइल्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टेड ऑफ यू यूज आई, कि मुझे क्या लगता है, आप अगर ऐसा करते हो तो व्हाट आई एम फीलिंग, तो हमारी फीलिंग अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल हेल्प द चाइल्ड। अच्छा स्वाति बहन, एक सवाल ये था कि ये क्रिटिसाइज जो वर्ड है और जो एक्शन बार बार होते हैं, तो किस पेरेंटिंग स्टाइल में आता है हमारे पेरेंट्स को? तो इसमें अब आप आई थिंक आप अगर सब सोचें तो उसको 4 पॉइंट्स में डाल दें। तो क्रिटिसाइज जब हम करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं बच्चे की तरफ क्या है, ज्यादा है या कम है, ऊपर है या नीचे है, राइट? आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दैट। इफ यू थिंक ज्यादा है तो ऊपर की तरफ उंगली करिए, राइट? ओके, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और जब हम बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमारा उसके प्रति एक्सेप्टेंस ज्यादा है या कम है? एक्सेप्टेंस कम है, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली मिलिट्री टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है? सो इट इज नॉट एकदम 100% ऑलवेज दैट वे, बट अथॉरिटेटिव या असर्टिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग विल क्रिटिसाइज नहीं, बट दे विल क्रिटिक द एक्शन कि इसको इस तरह से करते तो शायद बेटर होगा, ये गलत ही है, इसको बोलने के बदले इसको इस तरह से शायद हम सोच सकते थे या इस तरह से हम कर सकते थे। तो हम ऑप्शन अगेन दे रहे हैं। While when we are only criticizing, we are being very high expectation and low acceptance. ठीक है? I think I'm clear on that point. अब दीपिका जी का ही एक सवाल है कि भाई एक बच्चे को प्रेज कर दिया, अरे तू तो कितना अच्छा बच्चा है, और तुरंत दूसरा पास में है तो पूछता है माँ मैं अच्छा नहीं हूँ, तो उस सिचुएशन में उसको कैसे भरोसा दिलाए कि वो भी अच्छा है और उस समय दोनों के साथ किस तरह से व्यवहार करें? राइट। तो सलीम भाई, ये एक्सेप्टेंस का सवाल है। एक्सेप्टेंस का सवाल आई थिंक सलीम भाई शुड गो फॉर। अच्छा, बस यही सेम जो हमने प्रीवियसली बात की वही प्रिंसिपल अपनाते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चा दूसरा बच्चा इसलिए दुखी होगा अपने बच्चे को प्रेस किया, तू बहुत अच्छा है, तूने बहुत अच्छा किया। अगर आप वो बच्चे के एफर्ट्स का प्रेस करते तो शायद दूसरे बच्चे को भी कम ऐसा लगता कि कुछ कम हो या इसको ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को भी तब लगेगा, तब हर्ट होगा जब आप बच्चा हिमसेल्फ और हरसेल्फ को प्रेस करोगे। तो बेटर कि अगर आप एफर्ट्स को प्रेस करोगे तो ये समस्या कम होगी। और जब 2 बच्चे होते हैं तो थोड़ा हमें भी बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटेंशनल क्या अनइंटेंशनल 2 बच्चे में से एक बच्चे की हम थोड़ी भी तारीफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर देते हैं, दूसरे बच्चे को नेचुरल है कि थोड़ा लगेगा कि ये बच्चा ज्यादा, जो हम सिबलिंग राइवली में बात करते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि जब वी रेज द चाइल्ड तो इट शुड बी बैलेंसिंग। और ध्यान रखें कि अगर आप एक बच्चे को एफर्ट्स प्रेस करते हो तो समथिंग दूसरे बच्चे का भी निकाल के उनको भी साथ में बैलेंस के साथ उसको भी अप्रिशिएट कर दो, तो उनको ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं कम कर रहा हूँ या मुझे कम चाह रहे पेरेंट्स या मुझे कम अप्रिशिएशन मिल रहा है, मेरे भैया को या बहन को ज्यादा मिल रहा है। सो दैट शुड बी बैलेंस। अगर स्टिल मैम मैं यही वापस एम्फेसाइज करूंगा, अगर एफर्ट्स को आप फोकस करोगे तो शायद ये इश्यू आएगा ही, तो बच्चा भी देखेगा कि उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो एफर्ट्स किए उसकी बात हो रही है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। राइट। एक क्विक टिप इन दिस इज, एज अ फैमिली आप ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि जैसे सलीम भाई ने कहा, आप एफर्ट को प्रेज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम एवरीबडी एल्स क्लैप्स फॉर दैट पर्सन, एंड पूरे दिन में एटलीस्ट एक बहाना ढूंढिए कि हर एक को प्रेज किया जाए। तो पापा को भी प्रेज करना है, मम्मी को भी प्रेज करना है, दोनों बच्चे हैं तो दोनों को इंडिविजुअली भी कोई एक बहाना ढूंढ के जो जेन्युइन हो, ऐसे बहाना मतलब कुछ भी ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रेज करना है, बट बहाना ढूंढिए कि आप किसी को एक को प्रेज कर सको एंड एवरीबडी एल्स क्लैप्स फॉर दैट पर्सन, तो ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा एंड उसी समय पे करेक्शन अपने आप फिर बच्चे करने लगे। तो इतना छोटा सा एक चेंज आप फैमिली में कर सकते और प्रेज के तरीके से प्रेज करना है। हाँ, प्रेज करना है। अगर आप प्रेज के तरीका भी आप अपनाओगे तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है बच्चों पे। अगला सवाल वही है सलीम भाई के, कि भाई प्रेज कैसे करते हैं?
बच्चे को प्रेज कैसे करें, उसके एफर्ट्स को प्रेज कैसे करें? काफी मेरे साथ लास्ट टाइम पेरेंट्स थे, तो मैं तब पेरेंट्स का एग्जांपल दिया था। आज मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे आपको प्रेज करना हो तो मैं कैसे, वाह क्या ऑडियंस है, ऐसा ही कर दूंगा तो उसका बहुत मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ सैटरडे वीकेंड नाइट है, आप इतने सारे नंबर्स में मोर देन 50 पेरेंट्स हैव जॉइंड हियर, ये दिखा रहा है कि आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, नर्चरिंग के लिए आप कितना कंसर्न हो, कितना ईगर हो जानने के लिए एक कैसी अच्छी पेरेंटिंग की है। उसके लिए आप सब यहाँ पे आए हो और आप इतना टाइम, अपना प्रेशियस टाइम हमारे साथ आप रहे हो, हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज रियली कमेंडेबल, दैट इज रियली अप्रिशिएबल एंड वी अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी एंड कंसर्न फॉर योर चिल्ड्रन। सो दिस इज द प्रेज। खाली मैं बोल दूं वाह क्या मस्त, इतना ऑडियंस, कितने लोग आए, मजा आ गई, ऐसा दैट इज नॉट द प्रेज। तो बच्चे में भी सेम है, उसके 3 स्टेप हम बोलते हैं कैसे प्रेज किया जाए। मैं फिर से एक बार वेरी शॉर्ट में रिपीट कर दूं। पहले तो आप बच्चे कुछ करते हैं ना, उसको पहले आप डिस्क्राइब ही कर दो। सपोज बच्चा एक नेचुरल सीन लेके आया, बहुत अच्छा बनाया, माउंटेन्स बनाए है, सन बनाया है, रिवर बनाई है, छोटी झोपड़ी बनाई है, फर्स्ट क्लास 2-3 ट्रीज है, बर्ड्स फ्लाइंग है, तो वो सब आप डिस्क्राइब करो। तो बेटा आपने कितना अच्छा बनाया, कितना स्वीट, कितना पीसफुल लग रहा है, इतनी सारी नदी, इतने सारे माउंटेन्स बनाए, इतना अच्छा बनाया, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, आपकी बहुत अच्छी सेंस है, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। और ये देख के दूसरे फेज में आप ये आओगे कि आप उसको कुछ उसकी क्रिएटिविटी हो या उसकी जो टैलेंट है वो उसमें आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या इतना अच्छा है, वो आप एक्सप्रेस करो। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर ये चीज एक बोलो दूसरी बार कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आपको क्या लगा इसकी ये टैलेंट देख के। और तीसरी अगर हो सके तो उसको कुछ नाम दो, क्या क्या आर्ट है, मतलब यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट तो नहीं बोलना, लेकिन यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट, आपका आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छी है, आपकी क्रिएटिविटी एक्सेलेंट। तो उनकी जो टैलेंट है उसको एक वर्ड में अप्रिशिएट करके उसको कुछ नाम दो। तो ये 3 फेज है। ये फेज में अगर प्रेज हुआ तो हमने जो हमारा जो प्रिंसिपल है कि हम उसके एफर्ट्स को प्रेज करते हैं, हम उसको प्रेज नहीं करते, उसके थॉट्स, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सेंस, उसकी टैलेंट, वो सब हमने पिन पॉइंट करके अप्रिशिएट किया। वी डिडंट अप्रिशिएट या तू बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ऐसा नहीं बोला हमने। तो ये तरीका है, ये 3 फेज में हम बच्चे को प्रेज करेंगे तो ही वो प्रेज है, नहीं तो गलत प्रेज करेंगे तो अगेन इश्यू होगा। और जो हमारा P4P का जो एम है बच्चों को खुश रखना, लेट मी टेल के प्रेज इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। आप विद इन फ्यू डेज ही आप रिजल्ट देखोगे। अगर आप कल से 2-3 चीज का प्रेज करने लगो बच्चों का, तब एक हफ्ते में बच्चे की साइकोलॉजी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देख पाओगे। हमने खुद हमारे बच्चे में महसूस किया है, अगर बच्चे को प्रेज किया जाता है तो वो बच्चा कहाँ पहुंच जाता है। तो प्रेज करना स्टार्ट करता आपके बच्चे खुश रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सलीम भाई, वंडरफुल। हाँ, अब एक मतलब सारे पेरेंट्स है जो जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहते हैं कि ये सब तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव रहे, कॉन्शियस रहे। ये बिल्कुल पेरेंटिंग वो एक सभानता की बात है। ऐसा नहीं है कि पेरेंटिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, बच्चों की हरकतों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है और उसके इमोशंस को समझना पड़ता है। अगला सवाल है कि लिसनिंग, is it very important in emotionally carrying the child? तो इमोशनल फर्स्ट एड है, मैंने भी बताया था कि बच्चे जब इमोशनली ट्रॉमेटाइज होते हैं उसको कुछ फर्स्ट एड देना हो। जैसे बच्चों को चोट आती है तो हम पट्टी लगा देते हैं, हम कुछ बांध देते हैं, उसका ब्लीडिंग बंद कर देते हैं, उसको इमीडिएट रिलीफ देते हैं। जैसे वैसे इमोशंस में भी है, जब बच्चा इमोशनली ट्रॉमेटाइज होते हैं, दुखी होते हैं, उनको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या कहीं उसको, ये इसको बोलते हैं हम छोटे छोटे साइकोलॉजिकल इंजरीज बोलते हैं। कहीं इंसल्ट होता है, वो कहीं एम्बेरेस होते हैं, स्कूल में कुछ इश्यूज होता है, बुलिंग होता है, तो ये सब छोटे छोटे इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरीज बच्चे को होती रहती है। और साइकोलॉजिकल इंजरीज के लिए अगर कुछ उत्तम जो कोई फर्स्ट एड है तो लिसनिंग है। वो आके जो बोलता है पूरा बस सुन लो। सुनने से ऐसा कहा जाता है कि उसको 50-60% पेन तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि ज्यादातर पेन उसको यहाँ पे होता है जहाँ लगे वहां नहीं होता है। तो अगर आप सुनोगे तो वो काफी उसको कंसोलेशन मिल जाएगा, उसका जो इमोशन है सब वेंट हो जाएगा, सब एक्सप्रेस करेगा, उसको जो कुछ लगा है वो एक्सप्रेस कर लेने दो। वो एक्सप्रेस करने से उसको काफी रिलीफ मिलती है। तो लिसनिंग इज सो इम्पोर्टेंट। आई थिंक मोर इट विल बी डिस्कस्ड इन अ कम्युनिकेशन सेशन। सो यस Pratibha. I was just wanting to ask you something, like when we say listening, it is when we are listening to the child, what the child is saying.
हाउ इम्पोर्टेंट इज इट ऑल्सो टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, क्योंकि काफी बार बच्चे स्पेशली टीनेजर्स शेयर नहीं कर सकते हैं. So how important is it to observe कि वो जब स्कूल से आए या कहीं से बाहर से आए हैं, तो अगर उनका फेस मायूस है या खुश है या एक्साइटेड है और फिर कन्वर्सेशन इनिशिएट करें, तो शायद वो लिसनिंग ज्यादा टू वे हो सकता है शायद. अगला सवाल है, इज मिसबिहेवियर रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस? बच्चा जब मिसबिहेव करता है तो क्या ये एक्सेप्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है? Should I answer that based on parenting style or should Sarul bhai answer? Yes. Okay. दोनों तरीके से. मिसबिहेवियर अगर हम सोचे, अब पेरेंटिंग स्टाइल में डालो तो इसमें एक्सेप्टेंस है कि नहीं है उसके बिहेवियर के प्रति, उसको हम मिसबिहेव करने दे रहे हैं ना, एंड रिपीटेड वो अगर मिसबिहेव हो रहा है तो हम उसको करने दे रहे हैं, होने दे रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू गिव देम क्लियर बाउंड्रीज. तो प्यार तो है बट हम बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखा रहे हैं बच्चे के, राइट? So it immediately goes into permissive parenting style. We don't have clear boundaries. We love the child, but very few expectations from his behavior. So this is what the parenting style would be. So I think acceptance point of view, thoda Salim bhai can give a little more detailing. I think last time थोड़ी बात हुई थी इस पे कि हमने मिसबिहेवियर की जब बात करते हैं तो एक पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों करता है. हम यूजुअली मिसबिहेवियर जो होता है उस पर ही वहाँ फोकस करते रहते, लेकिन ये क्यों हुआ उसमें कभी नहीं सोचते बच्चे ने ऐसा क्यों किया. तो पहला सवाल तो हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. और स्टडीज से या साइकोलॉजिस्ट की राय से ये पता चला है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं, मोर देन 70% या 80% बच्चे जो मिसबिहेव करते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि बच्चे को जिस तरह से अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. क्योंकि एक्सेप्टेंस तभी होगा जब बच्चे को फुल्ली अटेंड करें. अगर आप बच्चे को अटेंशन नहीं देते हो या बच्चे, क्योंकि सब बच्चे अटेंशन सीकर होते हैं, उनको चाहिए कि किसी न किसी तरह से उसको अटेंशन मिले. मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि बच्चे कभी कभी मिसबिहेव इसलिए भी करते हैं आपका अटेंशन खींचने के लिए. आप क्या करते हो कि बच्चे काफी अच्छी चीजें भी करते हैं लेकिन वो हम कभी भी नोटिस नहीं करते, कभी एक्नॉलेज नहीं करते. सुबह से शाम के बच्चे जो गलत करते हैं वहां हमारा पूरा फोकस होता है. तूने ये किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये तोड़ दिया, तूने कपड़े बिगाड़ दिए, तूने होमवर्क नहीं किया, तूने ज्यादा टीवी देख लिया. ऐसा सुबह से उठ के शाम तक तू करते रहते हैं. और ये बच्चे को बिल्कुल इमोशनली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, बच्चे पसंद नहीं करते. और जब बच्चा कोई अच्छी चीज करता है वो हमें कभी नोटिस भी नहीं करते. तो बच्चे के दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम हो जाती है कि मुझे मेरा फादर मदर का अटेंशन चाहिए तो मुझे कुछ नेगेटिव करना चाहिए तो मेरे फादर मदर मेरे पास आएंगे. तो उन लोग का एक इमोशनल जो नीड होती है वो क्या होती है? अटेंशन, कि मेरे तरफ कोई अटेंटिव हो, अटेंशन सीकर है. इसलिए फिर वो जो मिसबिहेवियर है वो एग्जैजरेट होता है और मिसबिहेवियर ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं क्योंकि उससे उसको अटेंशन मिलता है, उसको इमोशनल जो नीड है वो उसको संतोष मिलता है कि चलो उस बहाने भी मेरे पेरेंट्स मेरे पे टूटे तो सही, मेरे पास तो आई, मुझे अटेंशन तो दिया. सो मोस्ट ऑफ द मिसबिहेवियर, मैंने बोला ना 70% ऑफ द मिसबिहेवियर, जो एक स्टैटिस्टिक्स में मैंने पढ़ा था, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट प्रॉपर या तो पॉजिटिव अटेंशन टू द चाइल्ड. तो अगर ये हम करने लगेंगे तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. बच्चे कब फील करेंगे हम एक्सेप्टेड है? जब आप उसको अटेंशन दोगे. आप हमें अटेंड कर रहे हो तो हम फील कर रहे हैं कि हम आपको एक्सेप्टेबल है. अगर सब अभी अपने अपने काम करने लगते हैं या छोड़ जाते हैं या बिजी हो जाते कहीं और, मतलब हमें पता चल जाता है कि हम एक्सेप्टेड नहीं है, सब अपने अपने काम में डाइवर्ट हो गए. तो बच्चे का भी सेम है, जब बच्चे हमारे सामने आते हैं उसको फील कराना चाहिए कि भाई वी एक्सेप्ट यू. और उसके लिए सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक चीज है वो अटेंशन देना बच्चे को, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव ज्यादा देना है, प्रेज ज्यादा करना है, तो बच्चे एक्सेप्टेड फील करेंगे तो शायद मिसबिहेवियर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा. ऐसे भी बच्चे अच्छे एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगी. एक बच्चा आया था, लाइक रादर पेरेंट्स आए थे बच्चे को लेके, 3-3.25 साल का बच्चा था. एंड पेरेंट्स की पहले कंप्लेन थी कि वो बच्चा कोई खिलौनों के साथ खेलता नहीं है, फेंकता रहता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली बस मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, आई एम श्योर सचिन भाई के भी क्लिनिक में टॉयज तो होते ही हैं, बच्चों के लिए टॉयज होते ही हैं. तो ये उन्होंने मुझे जैसे ही आते हुए बताया, तो आई ओनली दैट कि हर 3-4 मिनट के बाद आई वाज गिविंग अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू द चाइल्ड कि वाह आपने ये ब्लॉक्स को कैसे मस्त स्टार्ट किया है. ओके, अब ये कौन सा कलर का ब्लॉक. एंड देन आई वुड गो बैक टू क्वेश्चनिंग द पेरेंट्स
धीरे धीरे ऑलमोस्ट फॉर 35 मिनट्स बच्चे ने एक भी बार टॉय नहीं फेंका, एंड मैं जो भी उसको करवाने की कोशिश कर रही थी वो सब मेरे साथ कोऑपरेटिवली कर रहा था। एंड पेरेंट्स वर लाइक कि मैम ये तो पहली बार हमारे लाइफ में हो रहा है कि बच्चे ने कोई एक चीज 5 मिनट में फेंकी नहीं। हाँ, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट सलीम भाई सेड कि आप उसके पॉजिटिव बिहेवियर तुरंत रीइंफोर्स करो तो वो वही चीज बार करेगा एंड पॉजिटिव बिहेवियर उसका सस्टेन रहेगा। हाँ, एक अब अगला जो सवाल है ना बहुत बढ़िया जा रहा है। अगला सवाल ये है कि एक मदर जो है वो ऐसा मानती है और ऐसा देखती है अपने आप में कि बच्चा जब भी आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके सामने तो वो मिलिट्री टाइप हो जाते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंटिंग स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर करना है कि भाई हमारे अंदर का जो मिलिट्री है ना वो बाहर आ जाता है जब भी बच्चा मेरे सामने आर्ग्यूमेंट करता है। तो क्या ये ईगो हर्ट होता है, हमारे ईगो के ऊपर प्रहार करता है बच्चा जब ऐसा करता है? तो सलीम भाई आप पहले बोलिए। एक लास्ट जो डिस्कशन चला उसमें एक मैडम ने बहुत अच्छा, नाम भूल गया मैं, उन्होंने अच्छा एक चैट बॉक्स में लिखा कि आप बोलते हो अटेंशन देना, लेकिन 15 इयर्स के बाद बच्चे नहीं चाहते कि हम उनको अटेंशन दे। तो ये बहुत अच्छा उसने पॉइंट रेज किया है। मतलब स्वाति बेन, आई थिंक यू विल आंसर इट इन अ बेटर वे। तो दोनों चीजें कहीं कहीं बच्चे जब आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं विच इज इन वेरी कॉमन इन टीनेजर्स, तो पेरेंट्स थोड़े मिलिट्री टाइप की पेरेंटिंग करने लगते हैं। दिस इज अगेन अ रिएक्टिव बिहेवियर। उस टाइम पे हम अपने इमोशन को या अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो अगेन इफ यू गो इनटू एक्सेप्टेंस वर्सेस लव, तो गाइडलाइंस नहीं है, हम उसके पास से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि बच्चा क्या बोलता है। जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना तो आर्ग्यूमेंट के लेवल तक पहुंचने के पहले आप ये ट्रिक ट्राई करके देखिए। बच्चा कुछ भी सपोज बोलता है कि ये मुझे तो यही मोबाइल का ये चाहिए, या यही मोबाइल आजकल ज्यादा चल रहा है तो मुझे तो यही चाहिए। तो यू डू एक्नॉलेज कि हाँ यार सच्ची में ये बहुत फैंसी मॉडल है, बहुत अच्छा एडवांस वर्जन लग रहा है। तो आई एम एक्नॉलेजिंग कि बच्चे को उसका इंटरेस्ट है, उसका क्या चॉइस है, एंड देन डिस्कस इट आउट कि ओके इसका प्राइस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, एंड क्रिएट ऑप्शंस फॉर दैट कि ओके अभी ये पॉसिबल है कि नहीं है, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो और यस। उसको गिव हिम अ टाइमलाइन। कुछ बच्चे होते हैं जैसे 2 व्हीलर चलाने की जिद कर रहे हैं, 12 साल का 13 साल का, जस्ट बिकॉज बहुत लंबा है कि 2 व्हीलर चलाने की जिद करेगा, तो आप उसको टाइमलाइन दीजिए। पहले तो गाइडलाइन ये डेफिनेटली कि लंबा हो गया है लेकिन लाइसेंस लेने की एज नहीं है एंड देयरफॉर लीगली इज नॉट अलाउड टू राइड, ठीक है। बट टेल हिम कि एज सून एज यू आर 16 years old we will teach you how to drive and you can get a license. So when you give a timeline तो argument कम हो जाएगा। ऑल्सो एक्सेप्टेंस के बच्चे का जो फीलिंग है उसको हम टोटली नेगेट नहीं कर रहे। जब हम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं तब ऑटोमेटिकली बच्चा वो पे चढ़ जाता है। इट इज समथिंग वेरी सिंपल कि इफ यू रेजिस्ट द चाइल्ड विल इंसिस्ट। So instead of resisting, you start acknowledging what the child is saying कि हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट थॉट है, ये आइडिया तो मुझे भी नहीं आया था, हम ऐसा सोच सकते हैं बट ये मैं सोच रही थी, एंड देन यू weigh the pros and cons. तो नेक्स्ट टाइम बच्चा भी उस प्रॉब्लम को उसी तरह से अप्रोच करे। So I think it should help the military, occasionally military type of parent. And 15-year-old को आपका अटेंशन अच्छा नहीं लगता है, ओके। आई थिंक कविश जी का एक सवाल है। हाँ, कविश जी का एक सवाल है कि 15 साल की उम्र हो जाए फिर बच्चे से क्या सुने? फिर बच्चे के क्या सुने? बच्चे को सुनिए, देखिए, कैसे सुने। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जो बच्चा 15 years का है, ऑल ऑफ अस आई थिंक के बच्चे अब बड़े हो गए हैं, दे हैव ऑल गॉन थ्रू द स्टेज कि उस टाइम पे बच्चे का इमोशनल स्टेट की सेंसिटिविटी सब कुछ थोड़ी बदली हुई होती है। लेकिन अगर आप भी इस टाइम पे बदलना शुरू कर दोगे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना। तो आपको बहुत बैलेंस्ड रहना है। उसको अटेंशन आप शायद
उसके फ्रेंड्स के सामने हक करोगे कि ओ मेरा बच्चा है, बोलोगे 15 साल के लड़के को, तो आई एम श्योर उसको अटेंशन नहीं अच्छा लगेगा। बट जब आप अकेले हो तो एक कंधे पे थपथपा दोगे या सिर पे हाथ घुमा दोगे तो आई एम श्योर उसको बुरा नहीं लगेगा। और ये आपको बहुत जल्दी शुरू करना है। 15 साल का होने के बाद आप ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा टाइम सेट होने में लगेगा, फिर भी ट्राई करिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको अटेंशन नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, बट इस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो एक्सप्रेशन उनको शायद पसंद नहीं है। तो अगर आप 10 साल के बच्चे को हक करते थे तो शायद इतना बुरा नहीं लगेगा उनको, 15 साल के बच्चे को शायद सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। एंड उनको सुनना कैसे है, तो सुनना यही है, सुनना मीन्स हमको बोलना कम है और कान ज्यादा खुले रखने हैं, बीच में ही खाली आई थिंक ये कम्युनिकेशन में कवर होगा ज्यादा। आपको अपने कान खुले रखने हैं और मुंह बंद रखना है, रिएक्शंस नहीं देने हैं, सॉल्यूशंस नहीं देने। गणपति बाबा बोलते हैं ना कि कान बड़े होते हैं और सूंड होती है, मुंह छोटा होता है, तो वो बोलते कम है और सुनते ज्यादा। ठीक है, वैसे ही पेरेंट्स। हाँ, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है। मैं सबके फीडबैक, क्वेश्चंस, उनके रिप्लाई सब पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छे से सबको इंसाइट मिल रही है। अभी टाइम हुआ है 1 घंटा और 30 मिनट्स, मतलब हमने जो टाइम स्पेसिफाई किया था वो यहाँ पे कंप्लीट अभी हो रहा है। बट फिर भी पेरेंट्स पहले से मतलब जिस तरह से जुड़े थे उसी तरह से अभी तक बने हुए, उसी संख्या में। तो और सवाल है तो हम ले सकते हैं और आप खुद अपना सवाल बता सकते हैं। पर सबको मतलब अगर आपको लगता है कि ये टाइम अब इनफ है और हमें यहाँ से जाना चाहिए या फिर इसको अभी हम शो को हम समाप्त करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। और क्वेरी बनी हुई है, इंक्वायरी बनी हुई है और सारे सवाल है तो हम उसको बात कर सकते हैं। नहीं, कविश जी को कुछ बोलना था ऐसा, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं लाइव पे बोल सकता हूँ ऐसा। हाँ, तो कविश जी को अनम्यूट कीजिए। होस्ट मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता। कौन सा नाम कहा आपने? कविश मेहता। कविश मेहता, ओके। कविश मेहता इज अनम्यूटेड। Thank you for join me. Welcome, to get me the communicate with you. Kavish is my son's name. Okay. My name is Jinat. हाँ, कविश एक और मेरा बच्चा 12 साल का है। दोनों के नेचर बहुत अलग है, दोनों एकदम अलग है। 15 साल के बच्चे के साथ वो 10th में है अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा था और अभी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। अभी 3 महीने में मैंने बहुत चेंजेस देखे बच्चे में। वो एकदम से अलग बिहेव करता है, दूर रहता है, और जैसे मैम ने जैसे बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं वैसे वैसे होता ही रहता है कि बच्चे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अगर गलती से भी सोया हुआ है और मैंने टच कर दिया, उसके सिर पे हाथ रख दिया, वो भी अभी तो पसंद नहीं आता है उसको। और मे बी 100% हमने सुनने में पहले गलतियां की है, आई एक्सेप्ट, तभी ऐसा बिहेव हो रहा है और वो अभी सुनना पसंद नहीं कर रहा है हमें। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से पेरेंटिंग स्टाइल में शायद सीसॉ हो रहे थे? हाँ, एक जो बीच में क्वेश्चन आया था कि जब बच्चे आर्ग्यूमेंट्स पे चले जाते हैं जो अगर उनको लिए भी गलत है और जो लिमिट क्रॉस करके बात करते हैं जब भी, तब ऐसा हो जाता है कि मिलिट्री टाइप के पेरेंट्स बन जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें अभी ऐसा सिचुएशन है कि हमें बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा ये सिचुएशन में। अगर इमोशनली बॉन्डिंग रखनी है, वी नो दैट कि इमोशनली बॉन्डिंग रखनी है, तो अभी ये कंट्रोल हमें ही रखना पड़ेगा। कंट्रोल मतलब आप उसको मिसबिहेव या बैड वर्ड्स यूज करने दोगे या फिर आप आपका एटीट्यूड चेंज करोगे उसकी तरफ? वो तो एटीट्यूड ही मुझे ही चेंज करना है, पर मिसबिहेव वो करता है, पर कोई लिमिट क्रॉस करता है जैसे। तो जब वो लिमिट क्रॉस करता है तो जो आपको सलीम भाई ने बताया, रिमेम्बर यू हैव टू क्रिटिक द एक्शन, उसका क्या बिहेवियर था, एंड आई मैसेज यूज करो इंस्टेड ऑफ यू मैसेज। कि जब आप इस तरह से बिहेव करते हो या जब मैं सुनती हूँ कि आप
इस तरह से वर्ड्स यूज कर रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर आप उसको सही तरीका भी बताइए कि मे बी नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, राइट? एंड एट द सेम टाइम एक्नॉलेज कि ये बिहेवियर्स कब हो रहे हैं, जब ये रिपीटेडली हो रहे हैं तो किस सिचुएशन में ये हो रहे हैं। अगर वो सिचुएशन को आप चेंज करोगे तो उसका वो मिसबिहेवियर अपने आप कट डाउन होगा, राइट? एंड रिमेंबर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के द चाइल्ड स्टार्ट्स टू अवॉइड यू समटाइम्स। यस तो स्टार्ट थिंकिंग कि कहीं ना कहीं क्या ये स्टाइल हम बीच में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा अब इरिटेट हो रहा है, तो दैट यू कैन वर्क ऑन मॉडिफाइंग योरसेल्फ, ठीक है? या राइट। मुझे लगता है कि थोड़ा मैं ऐड करूंगा कि एक तो मिसबिहेवियर या रॉन्ग डूइंग जो आप बोल रहे हो, तो पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रियली रॉन्ग डूइंग है या मिसबिहेवियर है या एज अप्रोप्रिएट है। क्योंकि बच्चे अभी जो फेज में है, आप बोले 15 इयर्स, तो ऑलमोस्ट मिड एडोलेसेंट में है। तो मिड एडोलेसेंट की एक साइकोलॉजी होती है, जैसे वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, उनको ईगो होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, मेरी बात ही सही है। ये सब चीज ये नॉर्मल ऐसे पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट होता है। और हर बच्चा चाहता है कि उनके पेरेंट्स उनके इमोशनली उसके साथ रहें, भले वो एक्सप्रेस शायद ऐसा करते हैं कि उसको डिसलाइक है, वो आपको लगेगा कि उसको अच्छा नहीं लगता है, वो आप उसके सामने मत देखो। आप जिस तरह से अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस करना चाहते हो, मे बी नॉट बी विद द टच और किसिंग व्हाटएवर, बट आप उसका फर्स्ट क्लास इमोशनल उसके सपोर्ट उसको देते ही रहो। उनको लगना चाहिए कि भाई मेरे को कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका डेवलपमेंटल फेज है, इट मे नॉट बी मिसबिहेवियर, इट्स अ डेवलपमेंटल एक्सप्रेशन है उसके बिहेवियर का, एंड दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये एज में बच्चे को होता है ऐसा। जैसे स्वाति बहन ने बहुत अच्छा बताया, हमारे एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर चौरारिया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी से किया था, पहले 15 साल अगर आप बच्चे को सुनोगे तो बाकी के 25 साल बच्चा आपकी सुनेगा। तो पहले 15 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहले 15 साल हमने ठीक तरह से सुना तो बाकी के साल बच्चे अपने सुनेंगे। और तीसरी चीज, लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट टाइम स्मूपाई ने भी बहुत अच्छी तरह से बताई थी कि जैसे हम बोलते हैं ना, तालियां दो हाथ से ही बजती है। तो जब आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो एक हाथ हो जाए तो तालियां बजना कम हो जाएगा। तो हम साथ में आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, हम फाइट करने लगेंगे, तो दैट विल बिकम अ वर्स्ट सिनेरियो। तो जब आपको लगता है कि बच्चा एग्रेसिव हो गया तो आर्ग्यूमेंटिव हो, तो पॉज दो, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करो, थोड़ा सोचो ऐसा क्यों किया, और वो टाइम पे आप शांत हो जाओ, वो टाइम पे शांत हो जाओ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी मैडम, ये जो है कविश मैडम की जो पेरेंटिंग हम जो करते हैं उसमें जो प्यार जताते हैं, उसकी 5 लव लैंग्वेज के बारे में आगे हमने बोला था। तो बच्चे के फेज अलग होते हैं, कोई बार चेंजेस ट्रांजिशन होता है और आपको लगता है कि मेरे को हग करना है, लेकिन उस टाइम जो टच की जो लव लैंग्वेज है वो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं भी हो सकती है, उसके लिए जस्ट एक्ट ऑफ सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जस्ट आप उसको सब जूस बना के दे रहे हो या सैंडविच बना के दे रहे हो, उसको सर्व कर रहे हो विदाउट टेलिंग एनीथिंग, वो उसके दिमाग में बैठता रहेगा। शायद वो चीज चाहता है या वो आपका जस्ट प्रेज चाहता है, वर्ड्स। तो कोई भी अलग तरह से वो आप यदि जताते हो तो बच्चे के वो पहुंचता है ये चीज। वेरी गुड। दोनों एक तरकी नहीं भी हो सकती है लव लैंग्वेज। और उसकी लाइक डिसलाइक के दोनों रिस्पेक्ट करो, आप लाइक को भी रिस्पेक्ट करो, डिसलाइक को भी रिस्पेक्ट करो, तो उनको फेथ आएगा कि बस सही है। यू आर राइट सर। बस इसीलिए मुझे एक चीज जाननी थी, ये ऐसा पीरियड मोस्ट प्रोबेबली कितने साल तक चलता है बच्चों में? वैसे तो वो 15 साल की उम्र 1 ही साल रहने वाली है, फिर वो 16 साल का हो जाएगा। 100%। मेरी और मेरे हस्बैंड की भी यही डिस्कशन हुई थी। साइंटिफिक वे में मैं आपको समझाऊं तो कि बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जब एडोलसेंट होते हैं ना, तो बच्चे के इमोशंस बहुत फास्ट डेवलप हो जाते हैं, बच्चे जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, और इमोशंस इतने आउटबर्स्ट होते हैं क्योंकि वो ये फेज में स्ट्रेस भी बहुत आता है, तो सब नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा बच्चों में आते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, इमोशन बच्चे एक्सप्रेस तो करते हैं पर बच्चे को ये कंट्रोल नहीं होता इमोशंस पे, या बच्चे को ये बात की समझ नहीं होती है कि मैं कितनी हद तक उसको एक्सप्रेस करूं, या क्या सही है क्या गलत है, या ये चीज मैं करूंगा तो लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये सब चीज के लिए ना अपने को यहाँ चाहिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स चाहिए, जी यहाँ पे सब अपना हायर फंक्शंस बोलते हैं। हमारे जो बोलते हैं उसकी सेंस तो हमें कॉन्शियस रहते हैं,
हम क्या करते हैं उसकी कॉन्शियसनेस हमें होती है कि भाई ये व्यसन करना है तो नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, वो हमारी सोच है। हम यहाँ से गिर जाएंगे तो क्या उसके कंसिक्वेंसेस आती है, वो हम सोच सकते हैं। बट बच्चे एडोलेसेंट नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी वो जो कॉग्निशन या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो खुद इमोशंस को भी वही कंट्रोल करता है, और वो भी नहीं तब तक डेवलप होता है, तब तक बच्चा ये लेबाइल फेज में रहता है। और साइंस के हिसाब से ये कंप्लीट होने में मिड 20s मतलब 25-26 इयर्स जब होता है तब ये पूरा डेवलप होता है। तो आपने पूछा ना ये फेज कब तक रहेगा, तो फेज तक ये 25-26 इयर्स तक रह सकता है। तब तक इमोशनल जो कमांड लेना चाहिए ना उसको पूरा अपने आप का, पर्सनालिटी का या अपना पूरा एक्सप्रेशन का, तब तक वो कमांड ले नहीं सकते। इसलिए आइडियल इज कि 26 इयर्स हो जाता है, बाद में बच्चा ऐसा इतना मैच्योर हो जाता है कि खुद का डिसीजन या खुद अपने आप नेगोशिएशन या जजमेंट कुछ भी करना हो तो कर सके। तब तक वो करेगा तो मे भी डरा नहीं रहे हैं, ये जस्ट एक टाइमलाइन आपको दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा कम कर। ये फेज में अगर बच्चे ने कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया या कुछ किया तो वो ठीक नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि 25 इयर्स तक बच्चे कभी नॉट राइट नहीं भी हो सकते, हमेशा राइट वैसा जरूरी नहीं है। वी हैव टू बी विद देम, वी हैव टू गिव द राइट डायरेक्शन। एक क्वेश्चन और है कि इस दौरान में हमें पेरेंट्स को, मोस्टली सब पेरेंट्स को पढ़ाई की बहुत चिंता रहती है कि अगर वो स्कोर बहुत एवरेज हो गया है, स्कोर बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाता है और 10th स्टैंडर्ड में है अभी वो, तो वो थोड़ी उसकी टेंशन रहती है। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरी और मेरे हस्बैंड की भी वही डिस्कशन हुई थी कि अभी वो 15 साल का है, उसको नहीं पता है कि ये सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी बात बोलनी चाहिए, किस हिसाब से बड़ों से बात करनी है, कैसा विवेक रखना चाहिए। पर अगर हम जो बिहेव करेंगे ना, वो तो 15 साल के 20 या 25 साल में चेंज हो जाएगा उसका बिहेवियर, डेफिनेटली वो ऐसा नहीं रहने वाला है। पर हम जो अभी बिहेव करेंगे वो 25 साल के बाद अगर उसमें जब समझ आएगी ना, वो 100% याद रखेगा मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया था। मैं भी वही सोचती हूँ सर, सेम। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा ना। स्टडी में डिफिकल्टी आ रही है ना, उसमें थोड़ा वरीड है हम। ये फॉर्मेटिव इयर्स है, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस बच्चा कुछ करेगा ना वो लाइफ टाइम लेने वाला है। यस, अच्छी बात हो या अच्छी बात हो या गलत बात हो, उसके मगज में स्टॉन्च हो जाएगी ये चीज है। ऐसा वेरी गुड पॉइंट। यस, 100% आई बिलीव दैट कि हम पेरेंट्स को अभी वो तो नहीं समझ रहे, पर हमें तो समझना ही है, क्योंकि पेरेंट्स ही पूरी लाइफ टाइम साथ में है, इमोशनली सब तरह से। I'm sorry, I'm interrupting. I think Dr. Harsha Bhutra also had a question. Vaibhav, if you can. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर हर्षा बूत्रा ने आई थिंक चैट बॉक्स में 2 बार मैसेज डाला था। So, लिखा है कि if we say that you are the best to the child always, तुमसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, अगर उसका क्या असर बच्चे पे पड़ सकता है। बच्चा 5 साल के कम उम्र का है, बच्चे को हमेशा बोलते हैं कि तू यू आर बेस्ट, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। आई थिंक इसका जवाब सलीम भाई ने भी पहले दे दिया था कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब द एक्शन एंड देन प्रेज द चाइल्ड फॉर द एक्शन, नॉट द चाइल्ड डायरेक्टली, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो आप उसके एफर्ट को प्रेज कर रहे हैं, बच्चे को गुड बॉय या बैड बॉय में नहीं डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लाइफ लॉन्ग बेस्ट का सवाल ही नहीं आएगा कभी, वो बेस्ट ही है बच्चा वैसे भी, लेकिन his behavior is good, so you have to describe the good behavior or describe the bad behavior and say that this has to be changed or this can be changed. और कंपैरिजन तो करना ही नहीं, it is a thief of childhood joy. कंपैरिजन कभी नहीं करनी है। Never. So comparison between two people. जो सवाल और जो शेयरिंग चैट बॉक्स में आया है उसमें से कई सारे पॉइंट्स पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, और ऐसा नहीं है कि आज आपने सुन लिया तो कल से आप एक्शन लाओगे और परसों से बदल जाएगा। ये अगली बार जब हम सेशन में आएंगे तब भी इसमें से कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाई होगी जो हम महसूस करते होंगे, तो हमें वापस वो सीखना रहेगा, हमें वापस वो सुनना रहेगा और वापस अलग तरीके से समझना रहेगा। तो पेरेंटिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है कि
डॉक्टर ने बताया ये गोली ले लो, सुबह 2 टाइम, शाम को 2 टाइम, और फिर अच्छा हो जाएगा। तो हमें अपने आप को इवॉल्व रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है, समझते रहना है, अपने आप में अटेंटिव रहना है, कॉन्शियस रहना है, और बच्चों के प्रति ऑब्जर्वेंट रहना है। जितना हम ये कर पाते हैं उतना हम बेहतर पेरेंटिंग कर पाएंगे। तो हमारी ये जर्नी में, हमारी यात्रा में आप सब बने रहे। अगला जो सेशन है वो कम्युनिकेशन का है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस सीखा, पेरेंटिंग स्टाइल सीखा। अब ये दोनों को मिला के जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बच्चे के साथ किस तरह से बात करनी है, हमारा टोन कैसा होना चाहिए, हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए, हमारा भाव कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बहुत सालों का अनुभव है, काफी काम किया हुआ है। तो आपके लिए मतलब वो एक ट्रेजर जैसा है। तो आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं, और वो कई लोग शेयरिंग में पहली बार जुड़े हैं और मंगलवार को नहीं जुड़े थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगले मंगलवार को भी जुड़े, और मंगलवार के असाइनमेंट के बाद सैटरडे को भी जुड़े, शनिवार को। तभी आपकी ये जर्नी जो है ना, वो पूरा सर्कल जो है ना वो कंप्लीट होगा। अगर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा और आधा ही रहेगा तो मैं अगली बार 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वापस कोई प्रोग्राम रखूंगा, तो आप यही सवाल लेके वापस हमारे पास आने वाले हो और बोलने वाले हो। तो जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक हम वो बदलाव महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी पेरेंट्स से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मंगलवार को, शनिवार को, आपसे गुजारिश है आप एक्शन लीजिए। जितने भी एक्शन लो वो आप शेयर कीजिए, हमारे साथ चर्चा कीजिए, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में चर्चा कीजिए। जितनी ज्यादा चर्चा करोगे उतनी ज्यादा इंसाइट आपकी बनेगी, उतना ज्यादा आपको अनुभव मिलेगा, और वो और बेहतर पेरेंटिंग के लिए आपको काम आएगा। तो धन्यवाद पेरेंट्स, आप करीब 1 घंटा 2 घंटे होने आए और हमने आधा घंटा थोड़ा ज्यादा ले लिया, तो आप भी हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। अगले सैटरडे हम फिर अगले ट्यूसडे हम फिर से मिलते हैं शार्प 8:30 बजे कम्युनिकेशन के लेक्चर में। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।